अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स 2, जो कि प्रीवियस क्रैश कोर्स था उससे लिंक्ड है। तो इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा टोटल कवरेज होगा, वो सब देखने से पहले प्रीवियस क्या पढ़े थे जस्ट वो देख लेते हैं। प्रीवियसली फर्स्ट क्रैश कोर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसमें उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर और उसका आर्किटेक्चर। और यहाँ पर हमने आके डिटेल में पढ़ा था स्ट्रक्चर में टोपोलॉजीज, नेटवर्क टाइप्स, डिवाइस एंड आर्किटेक्चर। तो ये पूरा का पूरा प्रीवियस जो क्रैश कोर्स था इसने बेसिक्स को कवर कर लिया। यहाँ पर हमने ऑलरेडी आर्किटेक्चर में मॉडल्स पढ़े थे एज यू कैन सी, जिसमें ओएसआई का रेफरेंस आया था, टीसीपी आईपी का रेफरेंस आया था और बाकी सारा आर्किटेक्चर्स वगैरह हम लोग पढ़े थे। तो ये प्रीवियस था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल, यानी ओएसआई मॉडल को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अ फाउंडेशन फ्रेमवर्क इन नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। यानी फर्स्ट पार्ट क्या, एक पूरा क्रैश कोर्स ही रहेगा, लेकिन क्योंकि एचटीएमएल में बहुत ज्यादा लंबा स्लाइड बना नहीं सकता था, इसलिए इसको पार्ट 1 में बना लिया। और आज ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नेटवर्क सर्विसेज यानी इनेबल सीमलेस डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। अब ये जो दो क्रैश कोर्स है ना, इसको आपको ऑर्डर में ही देखना है, और मैं जब प्लेलिस्ट में डालूंगा तो आपको ऑर्डर में ही देखना है और ऑर्डर के हिसाब से ही मैं डालूंगा, क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल। प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो नॉलेज अब हमें यहाँ पर काम में आएगा, और जो भी इस चीज को समझने के लिए प्रीरिक्विजिट्स था वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी होगा कि ये पूरा का पूरा जो सेकंड क्रैश कोर्स है, ये करने के बाद आप ये सब आंसर को दे पाएंगे। एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी पिक करेंगे जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, आपको इतना जरूर पता है कि ओएसआई मॉडल क्या है। ये आर्किटेक्चर है, ये फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर है जो कि स्टैंडर्डाइज है। और आपको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि रियल वर्ल्ड में टीसीपी आईपी मॉडल्स का एप्लीकेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि टीसीपी आईपी मॉडल में लेयर्स कम है, और इन्हीं का 1 2 3 इस किस्म का लेयर को मर्ज करके टीसीपी आईपी बनाया गया है। तो अगर आप ओएसआई मॉडल समझ ले, इसका मतलब आप टीसीपी आईपी मॉडल भी समझ लेंगे, ठीक है। अ फाउंडेशन फ्रेमवर्क इन नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओएसआई मॉडल एक फाउंडेशन बुनियादी फ्रेमवर्क है नेटवर्क आर्किटेक्चर में। एंड दैट्स वन रीजंस व्हाई हर इंसान जो भी नेटवर्किंग में मास्टर बनना चाहता है उसको ओएसआई मॉडल को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर ओएसआई का डायग्राम आपको दिख रहा है क्लाइंट, और यहाँ पर दिख रहा है सर्वर, और यहाँ पर दिख रहा है लेयर नंबर 7, यानी ऊपर में 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर दिख रहा है 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन लेफ्ट साइड में आपको जहाँ पर क्लाइंट लिखा है एरो नीचे की तरफ जा रहा है, और राइट साइड में जहाँ पर सर्वर लिखा है एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, और बीच में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो नंबर 1 में फिजिकल लेयर होता है, तो दोनों तरफ फिजिकल लेयर है। दूसरा में डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। नाउ ये नीचे और ये ऊपर कैसे करके जाता है, वैसे तो हम लोग डिटेल में यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जस्ट शॉर्ट में आपको एक बिग पिक्चर ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम से कुछ रिक्वेस्ट किया सर्वर को, तो सर्वर यहाँ बैठा है, इंस्टाग्राम आपका यहाँ है। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एप्लीकेशन होता है वो सबसे पहले, यानी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप चलाते हैं तो सब जो कि यूजर जिससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन लेयर में ही खुलता है, वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। तो इंस्टाग्राम से जैसे आपने कहा कि भाई मुझे मेरा फोटो लाके दो जो मेरे प्रोफाइल में पड़ा है, तो सबसे पहले ये क्लाइंट रिक्वेस्ट किया किसको? इंस्टाग्राम के सर्वर को। ये तो समझ में आ गया। और सर्वर रिस्पॉन्स में क्या करेगा? आपका प्रोफाइल फोटो आपको दिखा देगा। लेकिन वो जो प्रोफाइल फोटो है वो एक डेटा है, वो कम्युनिकेट हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। और क्लाइंट और सर्वर जो आर्किटेक्चर है वो हमने ऑलरेडी समझा था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर जवाब देगा, इतना हमें पता है। लेकिन ये जो काम होगा ना वो इन लेयर्स के थ्रू होता है, ये पूरा का पूरा लेयर्स के थ्रू होता है। ये सातों का सातों लेयर में क्लाइंट का वो डेटा जाता है, और फिर सर्वर रिसीव करता है, फिर सर्वर सेंड करता है, और क्लाइंट रिसीव करता है। ये पूरा काम होता है, तब जाके आपको दिखता है अपना फोटो या प्रोफाइल या जो कुछ भी। तो जब सर्वर रिक्वेस्ट करता है ना, तो सर्वर जब रिक्वेस्ट करेगा तो पहले एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, यानी उल्टा होके, ठीक है, इस तरीके से। और जब सर्वर आपको कुछ भेजेगा तो आप रिसीव कैसे करेंगे? पहले आपके फोन में आएगा, फिर लेयर 2 में आएगा, फिर लेयर 3 में आएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में आएगा, जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम में फोटो देखते हैं। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये पूरा ट्रैवल करता है। अब इसी को समझना है बेसिकली ओएसआई मॉडल में इन डिटेल। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू देना जरूरी था ताकि आने वाले टाइम पे ये दिमाग में रहे आपको।
द ओएसआई सिस्टम यानी ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग सिस्टम फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर थ्रू 7 लेयर आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये एक रेफरेंस मॉडल है जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, जो फंक्शन करता है यानी जो काम करता है इंटर टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान कंप्यूटर सिस्टम में, और जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा इन 7 लेयर्स से होते हुए। इंट्रोडक्शन। द ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल इज अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इन नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन्ड टू स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम विदाउट रिगार्ड टू इट्स अंडरलाइन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। यानी इसको स्टैंडर्डाइज तो बनाया गया है कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं कि इसके नीचे कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। यानी ब्रॉड लेवल पे कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है। डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड आईएसओ। अब देखिए आईएसओ जो है इसने ओएसआई को बनाया है, ठीक है। आईएसओ ने ओएसआई को बनाया है। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, लेकिन ओएसआई जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ये फ्रेमवर्क है और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया है इन 1948 में। आपको पता है 1990s के समय इंटरनेट भी आया था। द ओएसआई मॉडल फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर बाय सेगमेंटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 डिस्टिंक्ट लेयर। यानी ये मॉडल ये काम करता था ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को दूसरे मीडियम से कनेक्ट करवाने के लिए कुछ लेयर्स बनाया था कि ये प्रोसेस से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है इसमें विद रिस्पेक्ट ऑफ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी मोबाइल कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कनेक्टिविटी जुड़ सके। तो उसमें फिजिकल लेयर सबसे पहले आता है जो फिजिकल डिवाइस से होल्ड करता है। यानी जाहिर सी बात है मेरा फोन एक फिजिकल डिवाइस है, इसके अंदर जब कोई वीडियो प्ले होता है या वीडियो रिसीव हो रहा है इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो रिसीव तो एक फिजिकल हार्डवेयर में हो रहा है ना, तो वो 0-1 के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 0-1 के फॉर्म में चलता है। तो 0-1 में उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ता है ना, पूरा का पूरा जो 2 GB का मूवी लेते हैं या 10 GB का मूवी, तो वो फिजिकल लेयर में सब काम होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लेयर को हम लोग इन डिटेल जाएंगे कि भाई होता क्या काम है, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। इसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? जो डेटा लिंक लेयर से रिलेटेड काम होता है, अभी मैं उसको छेड़ के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो डेटा लिंक में होता है। नेटवर्क लेयर में नेटवर्क से रिलेटेड काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। सेशन लेयर में जो सेशन होता है यानी क्लाइंट सर्वर जब कनेक्ट होता है उस सेशन को मेंटेन करने वाला काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंटेशन किया जाता है, जो भी एप्लीकेशन या जो भी डेटा आप चाह रहे हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। और एप्लीकेशन लेयर में एग्जैक्ट जो एप्लीकेशन के थ्रू यूजर चाह रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको ईमेल भेजना है तो ईमेल भेजने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन खोलना होता है ना। फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विस खोलते हैं आप, जीमेल में जाते हैं आप, ठीक है, याहू में जाते हैं आप, तो वो जो एप्लीकेशन है वो जो ब्राउजर है वो जो वेबसाइट है वो एप्लीकेशन मान के चलेंगे आप, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है ऑलरेडी मालूम है। द अरेंजमेंट ऑफ अ वेरियस एलिमेंट इन द कंप्यूटर नेटवर्क, इसी को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। इज क्लोजली रिलेटेड टू ओएसआई मॉडल एज प्रोवाइडेड द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब जो नेटवर्क टोपोलॉजी हमने पढ़ा था जिसका मतलब ही होता है किस तरीके से आपने कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट और अरेंज किया है, वो क्लोजली रिलेटेड होता है ओएसआई मॉडल से। कैसे करके? क्योंकि ओएसआई मॉडल प्रोवाइड्स द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्योंकि ओएसआई मॉडल आपको फिजिकल और लॉजिकल लेआउट प्रोवाइड करता है नेटवर्क स्ट्रक्चर का। टोपोलॉजीज कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क सर्विस। हमें ऑलरेडी पता है कि टोपोलॉजीज है उसको जिस तरीके से आपने सेट किया है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में यानी अच्छा खासा अमाउंट पे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और रिलायबिलिटी को भी अफेक्ट करता है नेटवर्क सर्विस में। विच आर डिफाइंड विद इन ओएसआई लेयर। और ये चीज डिफाइंड होता है ओएसआई लेयर के अंदर, यानी ये चीज बताया गया है, ये चीज लिखा होता है, ये चीज समझाया गया है ओएसआई मॉडल के अंदर। यानी जाहिर सी बात है ओएसआई मॉडल ही है ना जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वही फ्रेमवर्क तो है। उस फ्रेमवर्क के अंदर आता है टोपोलॉजीज वगैरह। तो ये अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि टोपोलॉजी खुद में काम कर रहा है और प्राइवेट नेटवर्क और वो सब हमने बात की तो वो खुद में काम कर रहा है, नहीं, वो सब जो था वो टूल था, और ये जो फ्रेमवर्क है वो उन टूल्स को एक जगह करके बता रहा है कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। और ये जब हम लोग आगे लेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे ना आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। अंडरस्टैंडिंग द आईएसओ मॉडल एंड इट्स सर्विस इज अ कंजंक्शन विद नेटवर्क टोपोलॉजीज इज अ क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग रोबस्ट एंड एफिशिएंट नेटवर्क दैट मीट द डाइवर्स नीड ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन एंड सर्विस। क्या बोल दिया मैंने ये कहा कि ये बात को समझना कि ओएसआई मॉडल और उसका जो सर्विस का मतलब जो वो काम कर रहा है उसका काम क्या है।
ओएसआई मॉडल का काम क्या है? प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कराना थ्रू ऑल द 7 लेयर्स, ठीक है? ये उसका काम है। और जो नेटवर्क टोपोलॉजीज के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल नेटवर्क को किस तरीके से आपने अरेंज किया है और जोड़ा है कनेक्टिविटी करने के लिए, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो ओएसआई मॉडल भी तो यही काम कर रहा होता है ना, क्लाइंट सर्वर को जोड़ रहा होता है, अलग-अलग सिस्टम को साथ में जोड़ रहा होता है, ठीक है? तो वो जो जोड़ने वाला काम ओएसआई मॉडल करता है, टोपोलॉजी वहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब होता है जोड़ने का तरीका। ओएसआई मॉडल पूरा का पूरा जोड़ता है, तो जाहिर-सी बात है तरीका को फॉलो करके जोड़ेगा ना, और तरीका का डिटेल टोपोलॉजीज़ में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो टोपोलॉजी और ओएसआई साथ में काम करेगा, अलग-अलग नहीं करेगा, और ओएसआई के अंदर टोपोलॉजी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, किस काम के लिए? डिजाइन, इंप्लीमेंट, मैनेज करने के लिए, ताकि एफिशिएंट नेटवर्क एंड मीट डाइवर्स नीड फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन एंड सर्विस, ताकि जो भी नीड है वो पूरा हो सके। ऑब्जेक्टिव्स, इस पूरा क्रैश कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल हैव अ गेन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। आपके अंदर इंशाल्लाह ये एबिलिटीज आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चंस क्या है? इंश्योर इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन अक्रॉस अ डाइवर्स सिस्टम थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, फैसिलिटेट मॉड्यूलर इंजीनियरिंग एंड easy of troubleshooting via distinct function layer. Optimize and regulate data transmission process within network system. Define a specific service at each OSI layer to ensure clear रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग। यानी ये आप कर पाएंगे कि स्पेसिफिक सर्विस को डिफाइंड कर पाएंगे हर ओएसआई लेयर में, टू इंश्योर, इस बात को ध्यान रखते हुए कि क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंटली डेटा हैंडल हो सके। प्रोमोट कंपैटिबिलिटी बिटवीन वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। आप ये भी कर पाएंगे कि कौन कौन सा हार्डवेयर में क्या टेक्नोलॉजी क्या सपोर्ट करे। एनालाइज हाउ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। यानी वही बात है ना जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो इफेक्ट करता है, ये आप समझ एनालाइज करके ये कैसे इफेक्ट करता है। और ओएसआई के साथ इनेबल नेटवर्क स्केलेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रक्चर्ड डिजाइन प्रिंसिपल, ये भी आप समझ जाएंगे। इनहेंस नेटवर्क रीडेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट टोपोलॉजीज एंड मेंटेनिंग रोबस्ट ओएसआई लेयर फंक्शनिंग। अभी आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, या थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ रहा होगा जो प्रीवियस क्रैश कोर्स में आपने पढ़ा था, लेकिन ओएसआई जब इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमने ओएसआई नहीं पढ़ा। बट द मोमेंट आप ओएसआई समझ लेंगे, नॉट पढ़ेंगे, समझ लेंगे, तब आप इन सब का जवाब दे पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू OSI reference model. The OSI reference model established by International Organization of Standard, which called ISO, is a conceptual framework used to understand and implement network protocol in 7 distinct layers. ये जो OSI reference model है, ये एक conceptual framework है, physical नहीं है, conceptual framework है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप understand कर सके पूरा का पूरा layer को और implement कर सके network protocols in 7 distinct layer, इसका 7 लेयर को इस्तेमाल करके। This model helps in standardizing networking function to allow diverse communication system to communicate using standard protocols। यानी ये सिस्टम आपको ये पावर देता है, इस चीज को फैसिलिटेट करता है, इस चीज को एस्टेब्लिश और स्टैंडर्डाइज करता है कि डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो कम्युनिकेट करेंगे, यानी अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस है, अलग अलग डोमेन या अलग अलग मीडियम मोबाइल कर रहा है, क्लाउड से, क्लाउड कर रहा है कंप्यूटर से, अलग अलग चीजों को जो आपस में आप कनेक्ट करवा रहे हैं ना, तो वहां पर हर कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही कनेक्ट हो रहा है। कोई रूल्स, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करके कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हर बंदा का अपना रूल हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप हर जगह कनेक्टिविटी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सबका रूल अलग अलग होगा। इसलिए ओएसआई इसको स्टैंडर्डाइज करता है कि भाई यही रूल फॉलो किया जाएगा। आप मोबाइल इस्तेमाल करो, एप्पल वॉच इस्तेमाल करो, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करो, अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा तो कनेक्ट होगा। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोटोकॉल 10-15 रकम का हो जाए और फिर आदमी कंफ्यूज हो कि यार कौन सा इस्तेमाल करे, कौन सा नहीं करे। ईच लेयर इन ओएसआई मॉडल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन एंड प्रोटोकॉल। हर लेयर जो ओएसआई मॉडल के अंदर होता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर काम है, उसका एक पर्टिकुलर मकसद है और उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। ये दोनों चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे। विच इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू नेटवर्क। और इसी के थ्रू हर लेयर में अपना अपना काम है, अपना अपना प्रोटोकॉल है, और इन्हीं को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलाने के बाद या रखने के बाद या कनेक्ट करने के बाद ये ओएसआई मॉडल इस चीज को करने के काबिल बन जाता है कि वो डेटा को ट्रांसफर करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे फोन में, या कहीं पर भी थ्रू द नेटवर्क। द लेयर रेंज
रेंज फ्रॉम फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विस। यानी जो लेयर्स है उसका रेंज इस तरीके से भी है कि फिजिकल ट्रांसमिशन हो, यानी फिजिकली आप यहाँ से वहां ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर डेटा एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विस यानी सर्विस के बेसिस पे करते हैं। इंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। द 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल इंक्लूड द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. Each of this layer serves a unique purpose and communication with the layer directly above and below. यानी टोटल OSI मॉडल में 7 लेयर होता है, मैंने ऑलरेडी नाम बता दिया। हर लेयर का एक यूनिक पर्पस है, सेम काम नहीं करता है कोई भी, यूनिक पर्पस है कम्युनिकेशन करवाने में या कम्युनिकेट करवाने में, और हर लेयर अपने से ऊपर और अपने से नीचे वाले के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, सिवाय एप्लीकेशन और फिजिकल लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ नीचे वाले से कनेक्ट होता है प्रेजेंटेशन लेयर से, और फिजिकल लेयर के नीचे कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो अपने से ऊपर यानी डेटा लिंक लेयर से कनेक्ट होता है। और इसके अलावा जितना भी लेयर्स बीच में आते हैं वो अपने ऊपर वाले से भी कनेक्ट होते हैं, नीचे वाले से भी कनेक्ट होते हैं, और दोनों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी चलता है उनका। बाय ब्रेकिंग डाउन नेटवर्क कम्युनिकेशन टू दीज लेयर, द OSI मॉडल सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग एंड एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस एंड टेक्नोलॉजीज। अब होता यह है कि इस चीज को ब्रेक डाउन करने की वजह से, यानी 7 अलग अलग लेयर्स में ब्रेक डाउन करने की वजह से OSI मॉडल इस चीज को सिंप्लीफाई करता है, इस चीज को आसान करता है कि जब कहीं पर भी कोई दिक्कत आए नेटवर्क में, मतलब मान लीजिए पहले ये सब चीज नहीं था, पहले इतना सारा लेयर्स नहीं था कुछ भी, बस नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नेटवर्क काम कर रहा है और कहीं जगह प्रॉब्लम आ गया, कोई स्पेसिफिक जगह डेटा लॉस हो रहा है, तो अब जो ट्रबल शूटिंग आप करेंगे ना, आपको पता लगाना पड़ेगा, अच्छा नेटवर्क पहले यहाँ से वहां गया, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर जाके ट्रबल शूट हुआ, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। अभी जाके क्या हो गया कि OSI ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि नेटवर्क वाला काम होगा इसी लेयर में, अगर नेटवर्क से प्रॉब्लम है तो बाकी लेयर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस लेयर को देखो, अगर सपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस लेयर को देखो। समझ में आ रहा है ना आपको बात? ट्रबल शूटिंग कम हो जा रहा है, लेयर्स में डिवाइड करने की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना आसान हो रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? द OSI रेफरेंस मॉडल सर्व एज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन इनटू मैनेजेबल लेयर्स। तो देखिए ये कॉन्सेप्चुअल इस वजह से है कि जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता है ना, वो पहले नॉर्मल था, उसी को ब्रेक डाउन करके समझाया गया है OSI मॉडल में कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन 7 अलग अलग स्टेप में होता है। पहले कोई स्टेप नहीं था, पहले नॉर्मल था, कम्युनिकेशन हो रहा है, मालूम सबको था, लेकिन वो स्टेप बना दिया गया है कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क OSI मॉडल के थ्रू। इससे इंजीनियर्स के दिमाग में और नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझना और डिबग करना, ट्रबल शूट करना, मैनेज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टेप्स इंसान को ज्यादा याद रहता है इन कंपेयर टू पूरा का पूरा कनेक्शन। दीज स्ट्रेटिफाइज अप्रोच यानी अरेंज किया हुआ, स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। अप्रोच अलाउज डेवलपर एंड नेटवर्क इंजीनियर्स टू फोकस ऑन इंडिविजुअल लेयर विदाउट गेटिंग bogged down by the intricacies of the entire network process। यानी वही बात जो मैंने अभी बताया कि ये लेयर हेल्प करता है डेवलपर्स और नेटवर्क इंजीनियर्स को कि अगर कहीं पर भी कुछ सेटअप करना है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा ना हो कि भाई पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लाइन को चेक करो, नहीं, वो सीधा लेयर्स पे फोकस करेंगे डायरेक्ट कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलर ये इसी लेयर में हो सकता है, क्योंकि इस लेयर का काम ही वही होता है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो सीधा वो लेयर को फोकस करो, तो बाकी 6 लेयर या बाकी 5 लेयर पे मेहनत नहीं करना पड़ता। ईच लेयर in the OSI model has a specific function and protocols enabling a structured and methodological approach to design and implement the network system। और बार बार मैंने ये बताया कि हर लेयर का अपना यूनिक फंक्शन है, यूनिक प्रोटोकॉल है, इसी से वो दूसरे से अलग हो जाता है। आपको पता चल गया कि इस प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम है, तो भाई वो प्रोटोकॉल जो फंक्शन ऑन करता है यानी जो लेयर ऑन करता है उसके पास चले जाइए, ठीक है। बाय डिवाइडिंग नेटवर्क फंक्शन इनटू 7 distinct layers, the OSI model promotes a clear understanding of how different networking tasks are handled and ensure that changes in one layer do not directly impact other। और ये जो डिवाइडेशन है ना, ये जो डिवीजन है OSI मॉडल ने जो डिवाइड किया है 7 डिस्टिंक्ट लेयर में, वो इस बात को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नेटवर्क टास्क आर हैंडल, नेटवर्क टास्क कैसे एक्चुअली कैसे करके हैंडल किया जाता है, कितना प्रोसेस होता है उसमें, और इंश्योर दैट द चेंज इन वन लेयर डू नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट अदर। अब आप बोलेंगे थोड़ी देर पहले तो कहा था आपने कि डायरेक्टली कनेक्ट है, दोनों में फर्क है, डायरेक्टली कनेक्ट है लेकिन एक लेयर का गड़बड़ दूसरे लेयर में हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट का मतलब? यानी एक लेयर दूसरा लेयर से बात कर सकता है, उसको मालूम भी है क्या चल रहा है, लेकिन अगर एक लेयर में खराबी हो दूसरे लेयर में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे लेयर का कोई लेना देना नहीं है उस काम से जो वो लेयर कर रहा है, इसका अपना काम है, इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि आप इजीली समझ सके, और डिबग करना इसीलिए इजी हो जाता है, डायग्नोसिस करना इसीलिए आसान होता है। दिस लेयर्ड अप्रोच enhance the flexibility and interoperability of networking technologies since each layer has independent, जैसे मैंने कहा, it is possible to use different protocols and technology at a different layer without causing compatibility issue। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
चीज है, क्योंकि हर लेयर के पास अपना प्रोटोकॉल है और अपना काम है। तो हो सकता है कि उस लेयर में आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो सपोर्टेड नहीं है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को बदल कर उस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटोकॉल नहीं बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम था, वहां पर क्या चीज इनकम्पैटिबल था। अगर ये लेयर्स ही नहीं होता तो आपको पता लगाना पड़ता पूरा का पूरा कम्युनिकेशन देख के कि भाई इनकम्पैटिबिलिटी कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना एक ब्रॉड सेंस में आइडिया हो गया होगा कि ओएसआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओएसआई आपको पूरे नेटवर्किंग का जो प्रोसेस है उसको समझना बड़ा ही आसान कर देता है। स्टैंडर्डाइज 7 लेयर मॉडल। अब ये 7 लेयर मॉडल को स्टैंडर्डाइज जो किया गया है उसको समझते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज 7 लेयर मॉडल का मतलब, द ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज रिनाउंड फॉर इट्स स्टैंडर्डाइज 7 लेयर स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू नेटवर्किंग। दीज 7 लेयर्स आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। यानी वही बात है कि चीजों को आसान करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेयर को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ईच लेयर सर्व्स अ डिस्टिंक्ट पर्पस एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हर लेयर का अपना अलग मकसद है और हर लेयर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। ऑपरेट का मतलब काम करता है, ऑपरेट का मतलब ऑपरेशन करता है। अब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क को लाना, नेटवर्क को देना, ट्रांसलेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर लेयर इंडिपेंडेंटली करता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला करेगा तो हम करेंगे या सामने वाला लेयर बोलेगा तो हम करेंगे, नहीं। कनेक्ट है सब आपस में, लेकिन काम सब अपना अपना करेगा। दे येट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क एंड सिस्टम। लेकिन वो काम साथ में करते हैं, यानी हर बंदा अपना अपना काम करेगा लेकिन साथ में करेगा। इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करता है। अब कार मैन्युफैक्चर में 3 टाइप का एग्जांपल जो समझा रहा हूँ, ज्यादा सीरियस मत लेना ऑटोमोबाइल वाले, वरना फिर कहने लगेंगे भाई ऐसा काम थोड़ी होता है। तो मान के चले एक बंदा का काम है कि रॉ मटेरियल्स से डील करना, यानी पूरा का पूरा जो कार होता है ना उसका रॉ मटेरियल को रेडी करना। दूसरे का काम है उसको असेंबल करना, यानी रॉ मटेरियल बन के रेडी है, दूसरे ग्रुप का काम है आप सिर्फ उसको असेंबल करेंगे, रॉ मटेरियल से आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी वही बात हो गया कि काम इंडिपेंडेंट करेगा। लेकिन फिर साथ में क्यों बोला? उसका रीजन ये है कि साथ में काम का मतलब ये है कि अगर रॉ मटेरियल वाला मटेरियल ही नहीं बनाएगा तो हम असेंबल क्या करेंगे? तो रॉ मटेरियल वाला अगर अपना काम कर दिया फिर हम अपना काम कर देंगे। इन दिस सेंस के साथ में काम करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट काम करेगा का मतलब भाई रॉ मटेरियल मेरा लोड नहीं है, मेरे को चाहिए कि रॉ मटेरियल बन के लाके दो, हम असेंबल कर देंगे। वैसे ही तीसरा ग्रुप वाला बंदा क्या करेगा? उसका पेंटिंग डेंटिंग टायर वायर लगाने वाला काम करेगा। वो बोलेगा भाई गाड़ी रेडी ही नहीं है, अभी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, उसको असेंबल कौन करेगा? भाई इंजन विंजन बैठाओ, उसके बाद मेरा काम है ना, सीट लगाना, पेंटिंग करना, टायर लगाना, ये सब मेरा काम है। तो मेरा काम आएगा ही तब जब आप अपना काम करेंगे। लेकिन अपना काम वो कर रहा है, उसका काम इस पे डिपेंड नहीं है। वो अगर अपना काम करेगा तो ये अपना काम शुरू कर सकता है। इस वे में दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंटिंग करने वाला बंदा जाके रॉ मॉडल बनाएगा, या रॉ मॉडल नहीं बना इसलिए कोई जाके उसको बोलेगा कि भाई तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? भाई उसका काम आया ही नहीं अभी तक, तो वो कैसे करेगा? ठीक है। तो लेयर्स भी ऐसे काम करते हैं। हर लेयर खुद से काम करेगा, लेकिन जो वो काम कर लेगा ना तो पास करेगा नीचे वाले को या ऊपर वाले कि वो अब अपना काम शुरू कर सके। फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विद अ रॉ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर फिजिकल मीडियम। और फिजिकल लेयर क्या होता है कि वो रॉ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ फिजिकल मीडियम से कनेक्ट होता है। हम लोग फिजिकल लेयर में डिटेल से पढ़ेंगे कि 0 1 में पूरा कन्वर्ट करके वही आगे भेजता है। वाइल द एप्लीकेशन लेयर इज फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर। और एप्लीकेशन जो होता है वो डायरेक्टली सर्विस, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है एंड यूजर को। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया, वो पोस्ट आपको अपने प्रोफाइल में दिख जाता है। तो आप जो प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो नेटवर्क के थ्रू एपीआई हिट होता है, तब जाके फ्रंट एंड पे आता है वो। और ये जो हिट होने का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है फिलहाल। These standardized 7 layer model offers a numerous advantage in terms of network design, troubleshooting by clearing deleting responsibility across a different layer. The OSI model simplifies the process of diagnosis and resolving network issue as problem can be isolated to specific layer। यानी वही बात है ना जो हमने पहले डिटेल में समझाया आपको कि क्यों किया गया, उसका पीछे का रीजन, डायग्नोसिस वगैरह करना और इजी इंप्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग है। This structure promote interoperability between different hardware and software vendors as each layer adhere to established protocol and standards, allowing for a diverse range of networking product to work together harmoniously। यानी वही बात है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग हार्डवेयर के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि भाई इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो कंपनी मीडियम्स बनाएंगे, फिजिकल डिवाइस बनाएंगे, उनको पता होगा कि भाई मेरा फिजिकल डिवाइस में अगर हम ये चीज डालेंगे तो वो इस प्रोटोकॉल से बात कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन है
हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो चुके हैं। लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल का क्या-क्या लेयर होता है? ऑफ कोर्स हमें पता है, बट फिर भी देख लेते हैं। द ओएसआई मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिस्टिंक्ट लेयर, ईच प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन अ प्रोसेसिंग ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या-क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर वो क्या करता है? प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर्स सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर एंड वेब होस्टिंग। अब देखिए नेटवर्क सर्विसेज क्या होता है, दैट इज डिफरेंट। नेटवर्क सर्विसेज जो भी होता है वो एप्लीकेशन लेयर में चलेगा। अगर मैं यहाँ से उठा के इसको दिखाऊं आपको, नेटवर्क सर्विसेज आर एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल दैट इनेबल डिवाइस टू कम्युनिकेट, शेयर रिसोर्स एंड एक्सेस डेटा ओवर अ नेटवर्क, हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम असाइन आईपी एड्रेस, DHCP and translate domain DNS to provide security, VPN and distinct efficient data flow, यानी load balancing और ये सब। They act as a brain as a network running on the server to manage core functionality like file sharing, web access and remote management, ensure reliable, secure and efficient connectivity for user system। अब यहाँ पर जो बात बताया गया आपको ऊपर से बाउंसर गया, यानी आप बोलेंगे ठीक है कुछ चीज तो समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भाई नेटवर्क सर्विस असल में होता क्या है। उसका पीछे रीजन ये है ना कि जब सब चीज को एक साथ आप मर्ज करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही एक एक पार्ट को अलग अलग पढ़ के आ रहे हैं, और इसीलिए ओएसआई मॉडल ये 7 लेयर बनाया है, ताकि जब आप अलग अलग इनको समझ लेते हैं ना तो फिर नेटवर्क सर्विस आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर में चलता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सर्विस जो है, मतलब जो भी कुछ नेटवर्क सर्विस में आता है वो सिर्फ एप्लीकेशन ही लेयर पे है, बाकी कहीं है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। वो समझने वाला पॉइंट है, हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन नेटवर्क लेयर डायरेक्टली कनेक्ट होता है एंड यूजर से, प्रोवाइड करता है एंड यूजर को, सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब होस्टिंग। ठीक है, यानी वेबसाइट एक्सेस करना, फाइल को ट्रांसफर करना, ईमेल्स वगैरह जो आप करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। लेकिन आप बोलेंगे फिर बाकी लेयर पे क्या होता है? देखिए ये जो होता है से मुराद है ना वो ये है कि आपको फाइल शेयर करना है, तो मतलब आप फाइल शेयर कैसे करेंगे? ऐसे ही दिल में सोचेंगे फाइल शेयर हो जाएगा? आप बोलेंगे नहीं, मुझे कंप्यूटर खोलना पड़ता है। हम बोलेंगे हाँ। फिर आप बोलेंगे मुझे गूगल ड्राइव में जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे पॉज, क्योंकि ये जो आप गूगल ड्राइव पे गए ना और वहां से फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये जो गूगल ड्राइव है ना यही खुलता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? क्योंकि कोई तरीका होगा ना फाइल को ट्रांसफर करने का। आप ब्लूटूथ ओपन करेंगे तो फाइल ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ तरीका होगा। ऐसा थोड़ी है कि बस दिल में सोचा तो फाइल ट्रांसफर हो गया। तो वो जो मीडियम है, वो जो तरीका है, वो जो जगह है जहां पर जाके आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो मोस्टली एप्लीकेशन लेयर पे होता है, जहां पर एंड यूजर यानी आप डायरेक्टली अपने मोबाइल या लैपटॉप पे टाइप करके उस जगह पर जाकर सेंड करते हैं। इसको ये एप्लीकेशन लेयर पे बोलता है। समझ में आया? अब ईमेल का मतलब आपको समझ में आया कि आप जब जीमेल में जाते हैं तो खुद से जाते हैं, टाइप करते हैं ना। फाइल ट्रांसफर में आप खुद गूगल ड्राइव पे जाते हैं, वेब ब्राउजिंग में आप खुद https www.youtube.com ये आप खुद कर रहे हैं ना, तो ये एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होता है। दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट बिटवीन द नेटवर्क एंड एप्लीकेशन इंश्योरिंग डेटा रीडेबिलिटी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है ना कि यहाँ से जो भी डेटा आप मांगे है ना, उस डेटा को प्रॉपर ट्रांसलेट करना नीचे वाले लेयर्स के लिए या दूसरे मीडियम के दूसरे एप्लीकेशन के लिए, कि जहां पर जो डेटा रीडिंग होता है ना, जो फॉर्मेट है वो दोनों के दरमियान कॉमन फॉर्मेट है। इसका मिसाल ऐसा ही है कि अगर आप बोलेंगे चाइनीज में बात करेंगे, मुझे चाइनीज नहीं आता तो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा फ्रेंच में, आपको फ्रेंच नहीं आता तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं हिंदी उर्दू में बात कर रहा हूँ और आपको हिंदी उर्दू आता है, फिर ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन भी है कि आप बोल रहे हैं चाइनीज, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंच, लेकिन बीच में एक बंदा है जिसको दोनों आता है और वो ट्रांसलेट कर रहा है हम दोनों के दरमियान, तो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर वैसे ही है, ट्रांसलेटर है। ठीक है, जो यहाँ से जो भी आता है उसको ट्रांसलेट प्रॉपर करता है, फिर आगे भेजता है। वैसे इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करता है? मैनेज एंड कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर मेंटेनेंस सेशन। यानी सेशन क्या होता है उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलपर वगैरह है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट मैं अभी उस कॉन्सेप्ट को बता के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। सेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब कंप्यूटर आप कोई भी चीज से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ एक सेशन बनता है और फिर वो सेशन मेंटेनेंस का भी कुछ चक्कर होता है जो हम लोग वहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है ना? प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस एंड इंश्योर कंप्लीट डेटा इंटीग्रिटी। यानी जो भी डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करता है कि भाई रिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफर हो जाए और डेटा का इंटीग्रिटी खत्म ना हो या बना रहे। जैसे वही बात है ना, मैंने हाई बोला वहां हेलो पहुंच रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ये है। इसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? मैनेजेस द राउटिंग ऑफ द पैकेट बिटवीन डिवाइस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। नेटवर्क लेयर का काम ही है ना कि किस तरीके से वो जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, तो किसको कहाँ भेजना है ये ध्यान वो रखता है, और इसी लेयर पे हमारा जो राउटर होता है वो ऑपरेट करता है। इस पे हम लोग ऑलरेडी बात किए थे इससे पहले। ठीक है, इसके बाद है डेटा लिंक लेयर। ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। यानी उस डेटा को नोड टू नोड कनेक्ट करता है। अब
नोड टू नोड क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। और डेटा ट्रांसफर, एरर डिटेक्शन और ये सब करेक्शन वगैरह करता है कि डेटा ट्रांसफर होने में कोई करेक्शन कोई ये तो नहीं हो गया ना, वो देखता है। उसके बाद है फिजिकल लेयर, डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइस इंक्लूडिंग केबल्स एंड वायर। यानी फिजिकल लेयर किस पे चलता है, जो एक फिजिकल डिवाइस आपके पास है जिसके मदद से ही आप कोई फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो जो फिजिकल डिवाइस है उसमें कुछ वायर लगा होता है, कुछ केबल्स लगा होता है, तो वो वायर्स और केबल्स के थ्रू कैसे आपके उस फिजिकल डिवाइस में आता है वो डेटा, इसको संभालता है फिजिकल लेयर। ये भी हम लोग समझेंगे फिजिकल लेयर में। ईच ऑफ दिस लेयर वर्क इन कंजंक्शन विद द अदर, ठीक है। या कंजंक्शन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, एक साथ काम करना, विद द अदर, क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब यहाँ से फिजिकल लेयर, अब आप सोच रहे होंगे क्या हम लोग फिजिकल लेयर को पढ़ रहे, नहीं नहीं, ये बस ओवरव्यू है। डिटेल में फिजिकल लेयर के ऊपर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है। ये भी हम लोग क्या करेंगे ना, ओएसआई मॉडल अभी हम लोग डिटेल में समझा, यानी होता क्या है डेफिनेशन। अब हर एक लेयर का मुख्तसर यानी इन ब्रीफ हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर हम लोग सर्विसेज का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और इस क्रैश कोर्स के बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड क्रैश कोर्स आएगा उसमें हम लोग इन डिटेल फिजिकल लेयर पढ़ेंगे। भाई पूरा का पूरा फिजिकल लेयर कैसे काम करता है, क्या होता है, इन डिटेल, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से समझते हैं एकदम छुटकू सा कि फिजिकल लेयर क्या होता है, ताकि एक आपके दिमाग में ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फिजिकल लेयर होता क्या है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये 7 लेयर्स। फिजिकल लेयर क्या होता है, और याद रखना हमेशा जब फिजिकल लेयर कहते हैं तो ऊपर से नीचे इस तरीके से कनेक्शन जाता है, तो सबसे नीचे फिजिकल लेयर होता है और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होता है। अगर आप काउंटिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पहला लेयर फिजिकल लेयर होगा और ऊपर 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर होगा, और काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो पहला एप्लीकेशन लेयर होगा, लेकिन वो गलत है, वो मत करना। मोस्टली नीचे से ही काउंटिंग स्टार्ट किया जाता है, तो फिजिकल लेयर फर्स्ट है लेकिन वो नीचे लिखेंगे, ऊपर एप्लीकेशन लेयर होता है। क्लियर हो गया। आइए, फिजिकल लेयर इज द फाउंडेशनल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। अब ये मैंने क्या बोल दिया, बड़ा ही सिंपल सा एक छोटा सा लाइन है, लेकिन इस पूरे के पूरे लाइन के ऊपर फिजिकल लेयर का पूरा डेफिनेशन मर्ज है। फिजिकल लेयर एक फाउंडेशनल लेयर है, बुनियादी लेयर है। बुनियाद जब कहते हैं तो इसका मतलब इसके बगैर पूरा का पूरा जो भी मंजिल है वो खड़ा नहीं हो सकता ना। बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका कुछ बुनियाद है, कुछ पिलर्स है, उसके बगैर बुर्ज खलीफा हवा में थोड़ी रह सकता है, वो गिर जाएगा। तो फिजिकल लेयर जो है वो फाउंडेशनल बुनियादी लेयर है ओएसआई मॉडल का। अगर इसको बीच से हटा दे ओएसआई मॉडल कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, डेटा कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो फिजिकल लेयर इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशनल लेयर है। अच्छा, फाउंडेशनल लेयर है, इसका काम क्या है, प्राइमरी कंसर्न विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अ रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। इस छोटे से लाइन का मतलब क्या है, ये छोटा सा जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा फिजिकल लेयर का मकसद समझा रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि असल में फिजिकल लेयर का जो प्राइमरी कंसर्न है, प्राइमरी उसका जो फोकस है, प्राइमरी काम है, प्राइमरी मकसद है, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, जिस चीज के लिए उसको ओएसआई का पहला लेयर बनाया गया है, वो काम सिर्फ इतना है कि डेटा का ट्रांसमिशन, यानी जब डेटा फिजिकल लेयर भेज रहा हो, या फिर रिसेप्शन डेटा को ले रहा हो ऑफ अ रॉ बिट स्ट्रीम ऑफ अ फिजिकल मीडियम। रॉ बिट स्ट्रीम का मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जब ले रहा हो, जाहिर सी बात है वायर्स और जो कनेक्ट है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कनेक्ट है ना भाई, तो डेटा भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही जाएगा। तो या तो कभी डेटा जाएगा, कभी आएगा भी ना। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप डेटा भेजते हैं तो आपके कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही तो होके जाएगा ना, और जब आएगा तो यहीं से होके आएगा। तो ट्रांसमिशन भी जब करे या फिर रिसीव जब करे, और करे तो कैसे करे, रॉ बिट स्ट्रीम में करेगा। ये रॉ बिट स्ट्रीम जो होता है ना, ये सिग्नल्स होता है जो कि 0 1 के फॉर्म में होता है ओवर अ फिजिकल मीडियम। इसका मतलब फिजिकल मीडियम के थ्रू, यानी कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, फोन होगा, ये फिजिकल होता है, और मीडियम का मतलब जिसके जरिए काम हो रहा है। तो फिजिकल मीडियम कंप्यूटर हो सकता है, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सब क्योंकि जब फिजिकल मीडियम आप देखेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है वायर्स वगैरह से, और वो वायर्स वगैरह में जब डेटा ट्रांसमिट होता है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 करके नहीं होता है, 0 1 के फॉर्मेट में होता है। उसको रॉ बिट स्ट्रीम्स बोलते हैं, लो लेवल, सबसे लो लेवल। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, अगर इसको मर्ज करें तो फिजिकल लेयर का मेन काम है प्राइमरी कंसर्न विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द रॉ बिट स्ट्रीम, के डेटा को लेना और डेटा को भेजना रॉ बिट स्ट्रीम यानी सिग्नल्स के थ्रू, यानी करंट सिग्नल 0 1 के थ्रू ऑन अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम में यानी आपका कंप्यूटर है,
आप वहां से कोई डेटा भेज रहे हैं, तो कंप्यूटर एक फिजिकल मीडियम है, कनेक्ट है वायर से, चलता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से। तो वहां पर जब कोई भी डेटा कंप्यूटर में आता है तो आपके मदरबोर्ड के वहां पर से जो आपको दिखता है ना मॉनिटर पे, तो वो 0-1 के फॉर्मेट में डिजिटल सिग्नल्स आता है, उसके थ्रू दिखता है। तो वो डिजिटल सिग्नल को रॉ बिट स्ट्रीम कहते हैं। तो जब भी वो रिसीव करेगा तो किस तरीके से आने वाला डेटा को रिसीव करेंगे कंप्यूटर में, और जब कंप्यूटर से कोई डेटा भेजना हो किस तरीके से रॉ बिट स्ट्रीम डेटा भेजेंगे कंप्यूटर से, ये काम है फिजिकल लेयर का। बस इतना ही, दैट्स इट। अब फिजिकल लेयर जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो ये काम होता कैसे करके है, फिजिकल लेयर करता कैसे करके है। मकसद तो समझ आ गया कि हाँ ये मेरा मकसद है, इसके लिए मुझे बनाया गया, लेकिन करेंगे कैसे, वो करेंगे कैसे का सवाल आपको फिजिकल लेयर में इन डिटेल मिलेगा। आई होप आपको फिजिकल लेयर डिटेल समझ में आ गया, और मैं इसमें इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर ये नहीं समझ में आया, बिलीव में, आगे आप जो जितना पढ़ लीजिए, आई डोंट केयर, आप बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी है वो आपका ये वीक ही होगा, नेटवर्किंग का नॉलेज आपको नहीं होगा। तो ये बहुत स्ट्रांग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल लेयर क्या है, क्यों काम करता है, और काम करने मतलब क्या काम करता है, कैसे करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नाउ दीज लेयर इंक्लूड हार्डवेयर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन नेटवर्किंग। वही बात है जैसे हमने ऑलरेडी बताया, सच एज केबल, स्विचेस एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एग्जैक्टली वही चीज जो हमने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया। इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन फॉर एक्टिवेशन, मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग फिजिकल लिंक बिटवीन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये इतना भारी भारी शब्द कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग, डीएक्टिवेटिंग। टेंशन बिल्कुल मतलब बहुत आसान चीज है यार, बहुत आसान है, बस नाम से थोड़ा डर लगता है। इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब यहाँ पर डीसी करंट का बात हो रहा है, जो सिग्नल्स होता है 0-1 के फॉर्म में। मैकेनिकल, भाई कोई भी मैकेनिकल चीज, या जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप है वो भी एक तरह से मैकेनिकल है। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल का मतलब एक सेट ऑफ तरीका होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल ऐसा ही है कि अगर आप बोलेंगे कि लैपटॉप को चार्ज करने का प्रोसीजर क्या है, तो आपको मैनुअल्स में क्या मिलेगा, हालांकि कोई पढ़ता नहीं है, बट मैनुअल्स में क्या मिलेगा, पहले आप लैपटॉप के अंदर प्लग इन करें, उसके बाद जो अडॉप्टर है उसको वॉल के बोर्ड से या करंट से कनेक्ट करे और फिर स्विच दे। ये इसका प्रोसीजर है, लेकिन लोग करते नहीं है, वो पहले ही लगा के फिर देते हैं, बट दैट इज डिफरेंट। बट इसी को बोलते हैं प्रोसीजर, एक के बाद एक स्टेप। स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्टिवेटिंग, यानी ये सब चीज एक्टिवेट कब होगा, मेंटेन कैसे होगा, डीएक्टिवेट कैसे होगा, ये सब काम है फिजिकल लेयर का। यानी वही बात है ना जो मैंने ऊपर बताया आपको इस लाइन को समझाते हुए कि आपको एक डेटा भेजना है, तो भाई आप एक फिजिकल मीडियम ही से तो भेजेंगे ना, ऐसा तो नहीं दिल में सोच के भेज दिया। तो वो फिजिकल मीडियम से जब आप भेजेंगे तो वहां पर जो फिजिकल मीडियम है वो तो कनेक्ट है वायर से, तो उसके थ्रू जाएगा। और सेम एज जब कोई आपको भेजता है डेटा तो आप रिसीव करेंगे, आएगा। तो जाएगा और आएगा, इसके लिए कनेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब तक जा रहा है या जब तक आ रहा है मेंटेन करना पड़ेगा, और चला गया और आ गया के बाद आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये 3 काम बहुत सिंपल है और ये काम करना ही पड़ेगा फिजिकल लेयर को। तो यही चीज यहाँ बताया हुआ है। अब ये काम कैसे करेगा, अगेन वही बात है कि फिजिकल लेयर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे ना कैसे करेगा। अभी इतना तो समझ में आ गया ना करता क्या है, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था। की फंक्शंस क्या है समझ लीजिए। सिग्नल इनकोडिंग एंड बिट रेट कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल लेयर में डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी आपको याद होना चाहिए। की फंक्शंस यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फिजिकल लेयर करता है, इसके अलावा भी करता है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला क्या है, सिग्नल इनकोडिंग एंड बिट रेट कंट्रोल। अब सिग्नल इनकोडिंग क्या होता है, देखिए इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, मैं आपको यहां से समझाता हूं। इनकोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है थोड़ा सा। इनकोडिंग क्या होता है, देखिए कन्वर्ट इनटू अ कोडेड फॉर्म, और डिकोडिंग क्या होता है, उसका उल्टा होगा ऑफ कोर्स। अब देखिए कन्वर्ट अ डिकोडेड मैसेज इनटू इंटेलिजिबल लैंग्वेज, यानी कोडिंग या इनकोडिंग का मतलब क्या है कि एक सिग्नल है, मान लीजिए वो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, लेकिन आप उसको फॉर सम रीजन इनकोड कर देते हैं कोई अजीब सा सिंबल और नंबर में। ये क्यों करते हैं, और फिर डिकोड करेंगे तो दोबारा उसी नंबर पे आ जाएगा। इनकोड करने का रीजन ये है कि हम लोगों का कंप्यूटर वैसे नहीं, वो लैंग्वेज नहीं समझता जो हम लोग समझते हैं, या कोई भी फिजिकल मीडियम का अपना लैंग्वेज होता है कम्युनिकेट करने का। तो हम लोग का जो डेटा है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फिजिकल लेयर लिखा हुआ एक डेटा है जो ब्राउजर के ऊपर HTML पेज में मुझे दिख रहा है, तो कंप्यूटर को ये थोड़ी समझ में आता है फिजिकल लेयर, ये तो मुझे समझ में आता है ना। कंप्यूटर को तो कुछ ऐसे दिखता होगा, ये 0 1 0 1 0 0 1 0 0 इस तरीके से
दिखता होगा ये, ठीक है, वो भी कैरेक्टर एनकोडिंग के बाद। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि फिर मुझे कंप्यूटर के थ्रू ही तो ये चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस चीज को इनकोड कर देते हैं, इनकोड कर देते हैं। इनकोड किस में करते हैं, जो कंप्यूटर समझ सके। और फिर अब जाहिर सी बात है, एक बार अगर हम इसको इनकोड करके कुछ ऐसे लैंग्वेज में बना दें तो फिर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि पहले इनकोड करो ताकि कंप्यूटर समझ ले, क्योंकि अगर मुझे ये चीज को दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता इसको, तो इसको इनकोड कर दिया 0-1 में ताकि दूसरे का कंप्यूटर समझ जाए। लेकिन दूसरे का कंप्यूटर समझ जाएगा बट बंदा नहीं समझ पाएगा 0-1, तो इसीलिए दोबारा से उसको डिकोड कर देंगे। उसके पास जैसे ही पहुंचा उसको डिकोड कर दो। समझ में आ गया आपको इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब? एग्जैक्टली फिजिकल लेयर क्या इनकोड करता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनकोडिंग जानना जरूरी है कि इनकोडिंग क्यों होता है और कैसे होता है। तो इनकोडिंग होता इसलिए है ताकि आप एक चीज को दूसरे के लिए कंपैटिबल बना सके, और डिकोडिंग इसलिए होता है ताकि जो जहां पर वो पहुंचा वो भी तो समझ सके ना। तो इनकोडिंग सिग्नल इनकोडिंग के लिए काम में आता है। और बिट रेट कंट्रोल, अब बिट रेट कंट्रोल क्या होता है? देखिए कंप्यूटर में जो सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है ना, वो 0-1 में होता है। जैसे मैंने बताया जो डीसी सिग्नल जाता है, मैं अगर आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, मैंने यहाँ पर लिखा ना बाइनरी सिग्नल्स, तो आप देखेंगे कि ये क्या आ गया भाई, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाइनरी सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ये एक सिंपल सा आप देखिए, ये जो है ना बाइनरी सिग्नल, बेसिकली क्या होता है ना, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल इसमें जाऊंगा तो टॉपिक ही पूरा बाउंस हो जाएगा। ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक और डी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक आ जाएगा, बट शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारा जो कंप्यूटर है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है। बेसिकली करंट, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, करंट में दो पार्ट होता है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। करंट दो किस्म का होता है। पहला तो बेसिकली करंट एक ही किस्म का था जो कि करंट होता है, जिसको एसी करंट बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, जिसमें उतना हाई पावर करंट नहीं चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या किया गया, डीसी करंट आया। डीसी करंट क्या करता है, एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट पे। फॉर एग्जांपल आप जब लैपटॉप में चार्ज देते हैं ना, तो आप देखेंगे, देखते होंगे कि जो चार्जर आप लैपटॉप में करंट में डालते हैं, यानी वॉल पे डालते हैं, उसके बाद एक अडॉप्टर आता है मोटा सा, उसके बाद जो वायर आता है ना, अडॉप्टर के थ्रू जो वायर आता है वो आप लैपटॉप में डालते हैं। उसके पीछे रीजन ही ये है कि एसी करंट को अडॉप्टर डीसी करंट में कनेक्ट करता है उसी वोल्टेज के हिसाब से जो आपके लैपटॉप को चाहिए, और फिर करंट भेजता है, क्योंकि एसी करंट बहुत हाई होता है, पावर प्लांट, मोटर्स, ये सब चलाने के लिए होता है, ठीक है। लो लेवल करंट, हाई लेवल करंट आपको पता है, बचपन में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। छोटा सा मोटर था जो बैटरी से चलता था, उसको लेके डाल दिया हमने वॉल में, भंड से फट गया वो। तो जाहिर सी बात है वो क्यों फटता है, क्योंकि ओवर पावर है। तो डीसी करंट जो होता है ना, वो 0-1 के फॉर्मेट में सिग्नल जाता है। सिग्नल ऐसे 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 होके जाता है। तो जब ऐसे है तो इसको 0 बोलते हैं, जब सिग्नल हाई होता है तो उसको 1 बोलते हैं। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है ना, वो हाई और लो बोलते हैं इसको मोस्टली, कि लो और हाई, लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, सीएस के, वो इसको 0-1 बोल देते हैं, ठीक है दोनों सेम है, ठीक है। तो कंप्यूटर में इस तरीके से ही डेटा ट्रांसफर होता है, यानी जो भी कुछ आप कंप्यूटर में अभी जो मैं देख रहा हूँ ना कंप्यूटर में, वो सब 0-1 के इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको इनकोड कर दिया गया है इस तरीके से कि हम लोग समझ सके, अदरवाइज हम लोग थोड़ी समझ पाएंगे। ये जो बॉक्स भी दिख रहा है ये भी 0-1 है, ये जो आपको स्पेस बार दिख रहा है ये भी 0-1 है, ठीक है, सब कुछ 0-1 है। इवन ये जो कर्सर का ये दिख रहा है ना आपको हिलते हुए, ये भी 0-1 है। तो इन सबको एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में इनकोड किया गया है ताकि हम लोग समझ सके कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब ये जो 0-1 होता है ना, इसको बिट्स बोला जाता है। ये 1 बिट, ये 2 बिट, ये 3 बिट, ये इस तरीके से, इसको बोला जाता है बिट्स। इसको जब आप 8 मिला देना, यानी 1-2 करते करते जब ये 8 बिट को आप एक जगह कर देना, तो वो 1 बाइट हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है। तो आपको पता है हम लोग नॉर्मली जब कुछ डाउनलोड करते हैं तो कहते हैं किलो बाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, टीबी, पेटाबाइट, पीटी, ठीक है, इस तरीके से। तो वो जो बाइट्स है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बिट्स यानी सबसे छोटा बिट्स यानी 0-1, फिर बाइट्स आएगा, फिर केबी आएगा, किलो बाइट्स आएगा, फिर गीगाबाइट्स, इस तरीके से। तो बिट रेट कंट्रोल का मतलब है कि ये 0-1 सबसे लोएस्ट लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होगा तो वो 0-1 में ही होता है। यानी आज जब देखते हैं ना कि किलो बाइट ट्रांसफर हो रहा है डाउनलोड करने में, तो वो 0-1 के बाद ही तो बढ़ता है ना फिर, यानी 8 बिट 1 बाइट बना, इसी तरीके से 1224 किलो बाइट 1 मेगाबाइट बनता है, तो वो तो मतलब नीचे से ही ऊपर जाता है ना। तो वो कंट्रोल कहाँ करता है फिजिकल लेयर, किलोबाइट को करता है, मेगाबाइट को करता है? नहीं, बिट रेट को कंट्रोल करेगा लोएस्ट लेवल पे जाके। सो मेन फंक्शन क्या हुआ, सिग्नल इनकोडिंग एंड बिट रेट कंट्रोल। दूसरा, डिफाइन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसमिशन मीडिया, यानी किस मीडिया से कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइंड मीडिया को। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफाइंग डेटा रेट्स को कितना स्पीड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसको ये स्पेसिफाई करता है। वोल्टेज लेवल को
स्पेसिफाई करता है एंड फिजिकल कनेक्टर्स इसको भी स्पेसिफाई करता है। डिटरमाइनिंग हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क टोपोलॉजी, और इस चीज को भी ध्यान रखता है या पता करता है, डिफाइन करता है किस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट है टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी आपको पता है क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ हाउ टू कनेक्ट नेटवर्क्स फिजिकल डिवाइसेस, तो कैसे कनेक्ट है ये भी देखता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल लेयर इज एसेंशियल फॉर रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। एनी इशू एट दिस लेयर सच एज फॉल्टी केबल और इनकरेक्ट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आपका अगर प्रॉपर केबल वायर नहीं लगा है, आपका चार्जिंग नहीं हो रहा, फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारा और इसका डिटेल हम लोग फिजिकल लेयर में समझेंगे। तो आई होप आपको फिजिकल लेयर का एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। और फिजिकल लेयर में इतना टाइम सिर्फ इसलिए लिया ना क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल लेयर है। ठीक है, अब आते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर। डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट इज एसेंशियल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग लिंक बिटवीन टू डिवाइस कनेक्टेड नोड। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये सेकंड लेयर है OSI मॉडल का और ये एसेंशियल है नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर के लिए। नोड टू नोड आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि एक कनेक्शन आपके यहाँ से खुला, एक कनेक्शन मैंने जोड़ दिया और ये दोनों आपस में कनेक्ट है और डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नोड टू नोड क्या होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिश का मतलब होता है कनेक्शन को बनाना, शुरू करना, मेंटेनिंग, उस कनेक्शन को मेंटेन करना तब तक जब तक डेटा लेना का लेन देन हो रहा है डेटा का, एंड टर्मिनेटिंग, और जब लेना देना हो जाए डेटा का, रिसीवर रिसीव कर ले, सेंडर सेंड कर ले, उसको टर्मिनेट करना। वो जो नोड टू नोड कनेक्ट हुआ था ना, एस्टैब्लिश हुआ था, उसको खत्म कर देना। लिंक बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, ये डेटा लिंक लेयर का मेन काम होता है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट डेटा फ्रेम आर रिलायबल ट्रांसफर्ड अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। यानी और डेटा लिंक लेयर और क्या चीज का ध्यान रखना है, वो इस चीज का इंश्योर करता है कि डेटा फ्रेम्स जो है, अब आप बोलेंगे डेटा फ्रेम्स क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी जो डेटा है वो नेटवर्क में किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कभी पैकेट बनता है, फिर फ्रेम बनता है, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो समझ के चलिए डेटा का एक फॉर्म है डेटा फ्रेम। तो जब वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है तो ध्यान में रखता है डेटा लिंक लेयर की डेटा फ्रेम और रिलायबली ट्रांसफर की प्रॉपर तरीके से वो ट्रांसफर तो हो रहा है ना अक्रॉस फिजिकल नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक तरीके से वो डेटा फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखता है बाय प्रोवाइडिंग एरर डिटेक्शन। किसी किस्म का एरर आ गया उसको डिटेक्ट करेगा, एंड करेक्शन मैकेनिज्म, और अगर किसी किस्म का डेटा फ्रेमिंग में गलती हुआ है कोई भी किस्म का, उसको वो संभालता है क्योंकि डेटा लिंक लेयर के अंदर करेक्शन मैकेनिज्म डाला हुआ है। डेटा लिंक लेयर इज डिवाइड इनटू टू सब लेयर। अब डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर के अंदर ही दो और लेयर है, सब लेयर है, उसमें बटा हुआ है। तो डेटा लिंक वाले में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको। एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसको LLC सब लेयर कहा जाता है, जो कि मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि दोनों डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको मैनेज किया जाए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। दूसरा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको कहा जाता है MAC सब लेयर। वो क्या करता है, कंट्रोल्स हाउ डिवाइस ऑन द नेटवर्क गेन एक्सेस टू द मीडियम एंड परमिशन टू ट्रांसमिट डेटा। यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम क्या है ना कि मेजरली जो डिवाइस है वो किस तरीके से एक्सेस करेगा परमिशन के डेटा ट्रांसमिट कर सके, और जब ये परमिशन मिल जाएगा, एक्सेस कर लेगा, डेटा ट्रांसमिट शुरू हो जाएगा, तो लोकल लिंक कंट्रोल क्या करता है, मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन दोज डिवाइस। ठीक है, तो एक एक्सेस लेगा प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में समझेगा कि कैसे करके परमिशन मिलता है, कैसे एक्सेस लेता है और कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा। दूसरा उसको मैनेज करता है, और ये दोनों काम क्या होता है, किसमें होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है। ठीक है, की फंक्शन फ्रेमिंग ऑफ डेटा पैकेट्स विद हेडर एंड ट्रेलर। अब क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर के अंदर डेटा फ्रेमिंग होता है, यानी फ्रेमिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। अब डेटा पैकेट क्या होता है, पैकेट भी एक डेटा का फॉर्म होता है, बदलता है बेसिकली, वो 7 लेयर में ना डेटा का फॉर्म बदलता रहता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो डेटा पैकेट को फ्रेमिंग करता है हेडर्स और ट्रेलर के साथ। अभी हेडर और ट्रेलर क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है डेटा फ्रेमिंग के अंदर, जिससे उसको मालूम चलता है कि कहाँ पहुंचाना है, क्या करना है। ठीक है, मैनेजिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन MCA एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। यानी सोर्स को मैनेज करता है कि भाई ये जो डेटा इसको भेजना कहाँ है। फॉर एग्जांपल हर फिजिकल डिवाइस का आपको पता है मैक एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि ये एक यूनिकली आइडेंटिफाइड मीडिया है या मीडियम है। तो डेटा लिंक लेयर ये पता करता है कि मैक एड्रेस के थ्रू कि सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, यानी मंगाने वाला कौन है और मांगने वाला कौन है। फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट कंजेशन, यानी प्रॉपर फ्लो रखता है जिससे कोई कोलिजन या कोई प्रॉब्लम ना हो। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी करता है यहाँ पर, जैसा
जैसे हमने बताया। By ensuring the data is transmitted accurately and efficiently, the data link layer plays a vital role in maintaining the integrity and performance of the network. अब जो data link layer काम करता है, क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डेटा को accurately और efficiently। इससे होता यह है कि data link layer एक बहुत ही important रोल प्ले करता है मेंटेन करने में डेटा के इंटीग्रिटी को, कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करे और परफॉर्मेंस नेटवर्क में अच्छा है। इसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर्स। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर, द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, इज अ क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट फिजिकल पाथ ऑफ डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर काफी सिंपल है टू अंडरस्टैंड। आपको पता है कि मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आप फ्रांस से कोई डेटा मंगवा रहे हैं, यानी डेटा मंगवा रहे का मतलब ये नहीं कि कोई सामान फिजिकल मंगवा रहे, डेटा का मतलब आप कुछ एक्सेस करना चाहते हैं जो सर्वर फ्रांस में पड़ा हुआ है और आप सर्वर फ्रांस के सर्वर को यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रांस बहुत दूर है, तो कोई ना कोई तो नेटवर्क का भी रास्ता होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से भी नेटवर्क चला जाएगा, नहीं। जैसे प्लेन का भी तो नो फ्लाई जोन होता है, कुछ जोन होता है ना, चार्ट्स होता है कि ये इसी डायरेक्शन से जाना है, तो वैसे ही नेटवर्क का भी डायरेक्शंस होता है, पाथ्स होता है। तो नेटवर्क लेयर का काम ये होता है जो यहाँ पर हमने लिखा है, इज अ क्रूशियल डिटरमाइनिंग फॉर द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर डेटा ट्रैवल टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर का काम ये होता है ना कि आपने जो फ्रांस से डेटा मंगवाया, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स फ्रांस में एग्जांपल के तौर पे, और वहां से आप एक मूवी देखना चाहते हैं स्ट्रीमिंग, तो वहां से वहां जो डेटा आएगा वो डेटा कौन सा बेस्ट पाथ आपके लिए है जो कि फास्टेस्ट रूट होगा वो वहां से लाके देगा। यानी इन शॉर्ट आपके पास 10 रास्ता है यहाँ से फ्रांस का सर्वर कनेक्ट करने के लिए, लेकिन नेटवर्क लेयर ढूंढता है कि भाई सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा वाला लाके दो ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, तो बस यही काम है नेटवर्क लेयर का, और इसमें एल्गोरिथम्स वगैरह बहुत सारा रहते हैं, तो हम लोग उसके पढ़ेंगे अंदर में, यानी नेटवर्क लेयर के अंदर। इट हैंडल्स लॉजिकल एड्रेस थ्रू आईपी एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस को संभालता है आईपी एड्रेस के थ्रू, अलाउइंग डेटा पैकेट टू ट्रैवर्स अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, और डेटा पैकेट को अलाउ करता है कि मल्टीपल नेटवर्क में ट्रैवर्स कर सके। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज इंक्लूड राउटिंग, फॉरवर्डिंग पैकेट, स्विचिंग एंड कंजेशन कंट्रोल। यानी मेन काम जो नेटवर्क लेयर का होता है वो यही होता है कि राउटिंग करना, राउटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फॉरवर्डिंग करना यानी आगे पहुंचाना। ऑफ कोर्स आप अगर डेटा मंगा रहे नेटफ्लिक्स से तो फॉरवर्डिंग तो हो ही रहा है, राउटिंग तो हो ही रहा है, पैकेट स्विचिंग तो हो ही रहा है ना, यहाँ से वहां पैकेट जा रहा है स्विचिंग, और कंजेशन नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल यानी भीड़ ना जम जाए, ऐसा ना हो कि एक लेयर में 10 बंदा आ गया। इसीलिए तो बेस्ट रूट ढूंढता है ना वो, कि हर बंदा के लिए बेस्ट रूट क्या होगा। ठीक है, की फंक्शन पाथ डिटर्मिनेशन यूजिंग राउटिंग एल्गोरिथम्स, यानी पाथ कैसे ढूंढता है, राउटिंग एल्गोरिथम्स की मदद से वो बेस्ट पाथ ढूंढेगा आपके जियो लोकेशन के हिसाब से। पैकेट फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, अब पैकेट को फ्रेगमेंटेशन करेगा वो और रीअसेंबल करेगा। ये क्या करेगा, और फ्रेगमेंटेशन पैकेट क्या होता है, एक पैकेट का फॉर्म है, यानी एक डेटा का फॉर्म है कि पैकेट फ्रेगमेंटेशन, ये हम लोग नेटवर्क लेयर में डिटेल से समझेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट थ्रू पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, ट्रैफिक मैनेज करेगा यानी नेटवर्क पर ट्रैफिक मैनेज करेगा पॉलिसीज और कंट्रोल्स के थ्रू। लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस, तो ये कुछ की फंक्शंस थे जिस पर नेटवर्क लेयर काम करता है। दिस लेयर इंश्योर दैट ईच डेटा पैकेट्स रीच इट्स इंटेंडेड destination efficiently by selecting optimal path based on a various route algorithm, राउटिंग एल्गोरिदम। तो मेन नेटवर्क लेयर का पर्सपेक्टिव यही होता है कि वो इस चीज का खास ध्यान रखे कि डेटा पैकेट्स जो है वो पहुंच जाए जहां पर यूजर चाहता है या सर्वर चाहता है उस डेस्टिनेशन में एफिशिएंटली, बगैर कोई प्रॉब्लम के, इस चीज को चुनते हुए कि कौन सा बेस्ट रास्ता होगा मेरे लिए बहुत सारे रास्ते में से। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करता है नेटवर्क लेयर, राउटिंग एल्गोरिथम्स। When data packets are too large to be transmit over a network segment, the network layer divides them into a smaller fragment। तो जब नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं आप वो बहुत लार्ज होगा, यानी डेटा ट्रांसफर का कुछ लिमिट भी होता है, तो जब वो बहुत लार्ज होगा तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, खुद से उस नेटवर्क को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में और उसके बाद भेजता है ताकि डेटा वेस्ट ना हो। By providing this essential service, the network layer ensure reliable and efficient data transmission across a diverse and complex network topology। तो इस चीज को जो प्रोवाइड करता है ना, इससे यानी ये जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर, इससे इंश्योर हो जाता है, मतलब आप निश्चिंत हो जाते हैं और कंफर्म हो जाते हैं कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टोपोलॉजी अच्छे से हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है नेटवर्क टोपोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है आज के टाइम पे, और इतना कॉम्प्लेक्स जगह पर इतना सही से काम करना कि अगर बहुत बड़ा है तो उसको छोटा कर दो, एंड ऑल दैट बेस्ट रूट पाथ वगैरह ये सब कॉम्प्लेक्स चीज करना, तो ये इसका मेजर काम होता है नेटवर्क लेयर का, जो कि डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्क लेयर के अंदर। नाउ इट्स अ ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर, द फोर्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल, इज अ पिवटल इन द इंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन एंड सिस्टम। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या होता है,
मेन गोल या मेजर काम ये होता है कि डेटा ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो जाए बिटवीन एंड सिस्टम। क्या मतलब है इसका, समझिए इसको। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन सर्विस, एस्टैब्लिशिंग अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है ना कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाना। एंड टू एंड का मतलब पूरा कंप्लीट, एक बंदा को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, वहां से लेके एक बंदा का जब पूरा काम हो जाता है वहां तक, एंड टू एंड। जैसा आप व्हाट्सएप में देखते हैं, पहले आता था एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब है कि एक रद्दी बराबर डेटा भी आपका कोई पढ़ नहीं सकता, इनक्रिप्टेड है, इसका मतलब ये होता है। और किसके दरमियान, सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी मांगने वाले और देने वाले के दरमियान। और मोस्ट ऑफ द टाइम मांगने वाला होता है क्लाइंट, देने वाला होता है सर्वर। की फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्लूडिंग सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शंस क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, इंक्लूडिंग सेगमेंटेशन, यानी वही बात है, पैकेट को वो सेगमेंट में समझाएगा, जोड़ेगा, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। कंट्रोल फ्लो संभालेगा, किस तरीके से फ्लो बनेगा। एरर डिटेक्शन, ये भी एरर डिटेक्शन करेगा, और एरर करेक्शन भी ये देखता है, ठीक है। अब की फंक्शनलिटी क्या है वो देखिए, ब्रेक डाउन लार्ज डेटा स्ट्रीम्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट। अब जो लार्ज डेटा स्ट्रीम है उनको ये स्मॉलर सेगमेंट पर डिवाइड करेगा ताकि एफिशिएंटली भेज सके। रीअसेंबल सेगमेंट एट द रिसीवर एंड। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर आपने देखा यहाँ पर। अब आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर दिख रहा है ना। तो अब देखिए क्लाइंट साइड में भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर है और सर्वर साइड में भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो यहाँ पर जो सेगमेंट में तोड़ेगा, जब डेटा यहाँ से होकर यहाँ जाएगा तो ये दोबारा उसको रीअसेंबल भी करेगा, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य था मेरा। फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग द रिसीवर। और ये फ्लो कंट्रोल इसलिए करता है ताकि रिसीवर ओवरवेलमिंग ना हो। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ओवरवेलमिंग एंड ऑल दैट। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी थ्रू रीट्रांसमिशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर मान लीजिए कोई पैकेट फेल हो गया, कोई पैकेट नहीं दे पाया, तो वो क्या करेगा, एरर डिटेक्ट कर लेगा कि ये पैकेट सेंड नहीं हुआ, रिकवर करेगा उस पैकेट को और फिर से ट्रांसमिट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑपरेट एट दिस लेयर प्रोवाइडिंग बोथ रिलायबल एंड कनेक्शनलेस सर्विस। अब जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स है ना, वो इसी लेयर पे काम करते हैं। और टीसीपी जो है यही आपको इस चीज का रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से हम डेटा देंगे। और प्रोटोकॉल में फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे हैंड शेकिंग, 3 वे हैंड शेक, सिन फ्लैग, फिन फ्लैग, बहुत सारा होता है सॉरी। और यूडीपी आप पढ़ेंगे, यूजर डेटाग्राम प्रोग्राम, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे कि भाई कनेक्शनलेस होता है, ये कोई हैंडशेक वगैरह नहीं होता है, जो कि आगे का टॉपिक है। बट ये सब कहाँ लाई करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर लाई करता है, ठीक है। बाय इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड मैनेजिंग द कंप्लीट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, नेटवर्क ये जो इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी और मैनेज करता है कंप्लीट डेटा ट्रांसफर, कि हाँ आप डेटा ट्रांसफर हो चुका प्रॉपर तरीके से। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में, रिलायबिलिटी करने में और एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन में, क्योंकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन ये करवाता है। इसमें से बहुत से लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भाई ये भी कम्युनिकेशन करवा रहा है और डेटा लिंक लेयर भी वैसे सेम कुछ कर रहा है। तो ये जब हम लोग लेयर्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिस्टिंग्विश है दोनों के अंदर। ऑफ कोर्स कुछ काम तो सिमिलर ही हो जाता है ना, ये भी एरर डिटेक्शन करेगा, वो भी करेगा, लेकिन दोनों का सेम नहीं है। इसका ये एरर डिटेक्शन इन चीजों पे करेगा जबकि वो दूसरे पे करेगा। तो वो हम लोग आगे जब एक एक लेयर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आते हैं सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस। याद रखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने सेशंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, आप देखिए, एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग फिजिकल लिंक बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। यहाँ पर भी वही है, एक्टिवेट करेगा, मेंटेन करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन बिटवीन कम्युनिकेटिंग नेटवर्क सिस्टम्स। फिजिकल लेयर एक्टिव कहाँ होता है, मीडियम्स में, यानी जो फिजिकल डिवाइस है उस पर ही एक्टिव होता है, जबकि हमारा जो सेशन लेयर है वो एप्लीकेशन में होता है। एप्लीकेशन का मतलब जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, कोई भी वाला एप्लीकेशन, ठीक है, समझिए। द सेशन रेफर टू अ सेमी परमानेंट इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बिटवीन टू कम्युनिकेशंस डिवाइस। यानी अ सेशन किसको बोला जाता है, एक सेमी परमानेंट, नॉट प्रॉपर परमानेंट बट सेमी परमानेंट इंफॉर्मेशन होता है जो इंटरचेंज होता है, यानी बदलता है बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दिस लेयर सेट अप कोऑर्डिनेट्स एंड टर्मिनेट कन्वर्सेशन, एक्सचेंज एंड डायलॉग बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द एंड यूजर। इसका कुछ की फंक्शंस है, जैसे कि डायलॉग कंट्रोल टू ट्रैक हुज टर्न इट इज टू ट्रांसमिट। यानी मान लीजिए आप चैटिंग एप्लीकेशन में काम करें एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पर क्या होता है कि आप एक बार बात करते हैं फिर सामने वाला बात करता है, ऐसा तो नहीं है ना, वहां पर आप दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप क्लाइंट सर्वर में काम कर रहे हैं, तो पहले आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ सेम सिमिलर चीज होता है कि डायलॉग कंट्रोल ऑफ ट्रैक हुज टर्न टू ट्रांसमिट, कौन ट्रांसमिट करेगा डेटा को, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन थ्रू चेक पॉइंट्स इन द डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम जब आपका डेटा सेंड होता है ना एक से दूसरा जगह, वहां पर कुछ चेक पॉइंट्स बना लिया जाता है। तो अगर डेटा वेस्ट होगा तो प्रीवियस चेक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ना कि एकदम शुरुआत से होगा, ठीक है। तो इसको ये होता है यहाँ पर सेशन लेयर में सिंक्रोनाइजेशन में। सपोर्ट फॉर फुल डुप्लेक्स एंड
एंड हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन। अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स यानी वॉकी टॉकी की तरह हम बोलेंगे, फिर आपको तब तक सुनना पड़ेगा, फिर हम जैसे रिसीवर छोड़ेंगे फिर आप बोलेंगे। लेकिन फुल डुप्लेक्स क्या होता है? मोबाइल फोन की तरह आप भी बोलेंगे हम भी सुनेंगे, यानी बहस अच्छे से हो सकेगा। जबकि फुल डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में बहस नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैनेजिंग डेटा रिकवरी इन केस ऑफ डिसरप्शन, यानी वही बात है ना कि जब डेटा फॉर सम रीजन डेटा करप्ट हो गया, भेजने में प्रॉब्लम हो गया, तो डेटा रिकवरी का भी यही ध्यान रखेगा। तो सेशन लेयर और अपने ही लेयर का रखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और के लेयर में डेटा करप्ट हुआ, ये आप बोलेंगे भाई सेशन लेयर क्यों नहीं काम किया। इसके हाथ से अगर कोई गड़बड़ होगा ना, उसका ध्यान ये रख लेगा। सेशन लेयर enhance the reliability of a data exchange by offering mechanism for organizing and structuring communication. By managing these critical interaction, the session layer plays a pivot role in maintaining stable and organized flow of data between network application. यानी जिस तरीके से वो इसको मेंटेन करता है, सेशन लेयर इस चीज को मैनेज और मेंटेन और इंटरैक्ट करता है दूसरे एंड यूजर से, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट स्टेबल फ्लो बनाता है, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है OSI लेयर में अपने काम के हिसाब से। ठीक है। अपने काम के हिसाब से का मतलब है जो यहाँ पर ऑपरेट होता है उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और सेशन लेयर का डिटेल भी हम लोग सेशन लेयर में ही पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर इज द सिक्स्थ लेयर इन OSI मॉडल, सर्व्स एज अ ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये एक तरफ से ट्रांसलेटर होता है नेटवर्क का। Ensure that the data sent from the application layer of one system can be read by the application layer of another सिस्टम। मतलब ये है कि एक सिस्टम से जब कोई डेटा आया, प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखता है कि जिस सिस्टम में ये जाएगा वहां पर भी पूरा 6-7 लेयर रहेगा, तो वहां का प्रेजेंटेशन लेयर भी इसको पढ़ सके, यानी वहां पर ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट दोबारा से हो जाए। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड लोअर लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर और उसके लोअर लेवल पे जो डेटा स्ट्रीम जा रहा है ना, तो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इस तरीके से ट्रांसलेट करता है कि वो और उसके नीचे वाला लेयर प्रॉपर तरीके से समझ सके। और नीचे वाला लेयर जब समझ के दूसरे तरफ जाएगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको दोबारा आगे भेजने से पहले ट्रांसलेट कर देगा। कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट एंड परफॉर्मिंग डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो प्रेजेंटेशन लेयर में ही डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है। की फंक्शंस क्या है? डेटा फॉर्मेट ट्रांसलेशन, यानी ASCII और EBCD। अब अगर आपको EBCD और ASCII नहीं पता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसी चैनल में जाएंगे और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, उसमें सबसे पहले का 10 वीडियो है ना, 10 से 12, वो आप देख लीजिए। तो आपको ASCII और EBCD ये कैरेक्टर्स इनकोडिंग्स हैं, ये पूरा समझ में आ जाएगा इन डिटेल। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये समझेंगे कि ये कहाँ पर लेयर पे काम करता है। ठीक है। तो वैसे तो ये प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। इसके बाद डेटा कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कॉम्पैक्ट बनाना, छोटा चीज में उसको डालना। जैसे कि आप डेटा कंप्रेस भी करते हैं साइज कमाने के लिए, विदाउट आप कोशिश करते हैं क्वालिटी लॉस ना किए बिना। तो डेटा कंप्रेशन और डीकंप्रेशन दोनों यहाँ पर होता है। डेटा इंक्रिप्शन एंड डेटा डिक्रिप्शन ये भी यहाँ होता है। मैनेजिंग डेटा सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटा का जो सिंटेक्स होता है वो भी ये दिमाग में रखता है, और जो सिमेंटिक्स होता है, वो जो मीनिंग होता है, वो भी ये प्रिजर्व करता है। इट इंश्योर्स दैट डेटा इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टेंट एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट। ये इस चीज का ध्यान रखना है, नॉट कॉन्टेस्ट इट्स अ कंसिस्ट एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट, यानी ये इस चीज का ध्यान रखता है ना कि डेटा जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं हो कि पहले कुछ सिंटेक्स था फिर बाद में सिंटेक्स वगैरह बदल गया फॉर्मेट, ऐसा ना हो। एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट हो, यानी ऐसा फॉर्मेट हो कि जिसको यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया जाता है। हैंडलिंग टास्क सच एज टेक्स्ट इनकोडिंग, ये टेक्स्ट इनकोडिंग को संभालता है, डेटा कंपैरिजन को संभालता है, इंक्रिप्शन को संभालता है, विच इनहेंस बोथ द एफिशिएंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। और ये जो काम करता है ना, ये कंसिस्टेंट ऑफ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल डेटा, ये इसी के थ्रू करता है, ASCII और EBCD के थ्रू करता है। ठीक है। बाय परफॉर्मिंग दिस फंक्शंस द प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर दैट द डेटा इज appropriate formatted, compressed and encrypted, facilitating seamless and secure कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स नेटवर्क द सिस्टम। अब इस फंक्शन को, इन फंक्शंस को जब प्रेजेंटेशन लेयर अप्लाई करता है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि डेटा जो है वो कंप्रेस्ड है, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, इंक्रिप्टेड है और अच्छे तरीके से और सिक्योर तरीके से अलग अलग नेटवर्क में ये कम्युनिकेट कर पा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेट कर पा रहा है। बाकी डिटेल्स प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज द सेवेंथ एंड द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड नेटवर्क, यानी एंड यूजर और नेटवर्क। एंड यूजर का मतलब एग्जैक्ट
डायरेक्टली आप नेटवर्क को जो एक्सेस करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर से ही एक्सेस करते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट कोई भी नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि आप बोलेंगे मैं प्रेजेंटेशन लेयर को डायरेक्ट एक्सेस करूँ, ये नहीं हो सकता। आप इंटरैक्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही। दिस लेयर प्रोवाइड्स अ प्रीवियस नेटवर्क सर्विस, सॉरी नॉट previous, it's a various. This layer provides various network service directly to user application facilitating process such as email, file transfer and web browsing and remote login. यानी ये जो है ना जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर को, एंड यूजर को वेरियस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है। उनमें से एक इंस्टाग्राम हो गया, वेब होस्टिंग हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, ईमेल हो गया, रिमोट लॉगिन, एसएसएच हो गया, ये सब की फंक्शंस। इसका कुछ की फंक्शंस है, क्या है वो समझ लीजिए। आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन पार्टनर्स, जो जिनके दरमियान कम्युनिकेशन होगा उसको आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन पार्टनर को। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन रिसोर्स, इस चीज का भी ध्यान रखता है कि कम्युनिकेशन रिसोर्स अवेलेबल हो। सिंक्रोनाइजिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करता है। फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इनटू एप्लीकेशन, फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटिंग करता है, प्रेजेंट करता है डेटा को एप्लीकेशन में। इसका भी डिटेल हम लोग एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। द एप्लीकेशन लेयर इनकम्प्रेस्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स स्पेसिफिक यूजर एक्टिविटी, जैसे कि एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब ब्राउजिंग, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर फाइल ट्रांसफर, एसएमटीपी द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर मेल ट्रांसमिशन, ये सब के लिए, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग दिस क्रिटिकल सर्विसेज द एप्लीकेशन लेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन डिलीवरिंग यूजर सेंट्रिक फंक्शनलिटी एंड इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन ओवर द नेटवर्क। तो एप्लीकेशन लेयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या जो बैकएंड इंजीनियर्स है वो मोस्टली एप्लीकेशन लेयर से डील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ टाइम वो नेटवर्क लेयर से भी जाके डील करते हैं जब वो वेब सॉकेट्स वगैरह के साथ काम करते हैं। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, मोस्टली जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो भी मोस्टली एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही ज्यादातर फोकस रखते हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क एनालिस्ट या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो करते हैं वो बाकी लेयर्स के साथ भी डील करते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एज अ बोनस बता दिया। और फाइनली 7 लेयर का हमने ब्रीफ ओवरव्यू कवर कर लिया यहाँ पर। नाउ फंक्शंस एंड इंटरैक्शंस ऑफ ओएसआई लेयर्स। अब फंक्शंस क्या होता है और इंटरैक्शन कैसे होता है, इसका क्या मतलब है ओएसआई लेयर में, वो समझते हैं। द ओएसआई मॉडल फंक्शन एज अ हायरार्कियल फ्रेमवर्क दैट स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय डिवाइडिंग इनटू 7 डिस्टिंक्ट लेयर। मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल जो है ये एक हायरार्कियल फ्रेमवर्क है। हायरार्कियल फ्रेमवर्क का मतलब है ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, बल्कि ऊपर से नीचे आना, ठीक है। स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन, और इस नेटवर्क को स्टैंडर्डाइज नेटवर्क किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, जिसको डिवाइड किया गया है डिस्टिंक्ट 7 लेयर में, अलग अलग 7 लेयर में। ईच लेयर हैज स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी एंड इंटरैक्ट विद द लेयर डायरेक्टली अबव एंड बिलो टू फैसिलिटेट सीमलेस डेटा ट्रांसफर, जैसे हमने पहले ही बताया। द लोअर लेयर यानी फिजिकल लेयर, फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क, इसको लोअर लेयर माना जाता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इसको लोअर लेयर माना जाता है। फोकस ऑन डेटा ट्रांसपोर्ट एंड राउटिंग, इंश्योरिंग द डेटा पैकेट ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एफिशिएंटली। यानी ये जो नीचे का लेयर है, यानी 3 लेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, ये मेजरली इस चीज पे ध्यान रखता है ना कि डेटा ट्रांसपोर्ट कैसे करके हो रहा है यहाँ से वहां, और राउटिंग कैसे हो रहा है, और इस चीज का खास ध्यान रखता है कि डेटा पैकेट जो ट्रैवल हो रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन में वो एफिशिएंटली हो, यानी रिलायबल और इंटीग्रिटी वगैरह बाकी रहे। द अपर लेयर, और जो अपर लेयर है जिसको आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा ट्रांसफर, सेशन कंट्रोल, डेटा फॉर्मेटिंग एंड प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर। यानी जो इसके ऊपर का अबव लेयर इसको माना जाता है, ऊपर का 4 इस आप बोल सकते हैं अबव लेयर, वो इस चीज में रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा को मैनेज करना, ट्रांसफर करना, सेशन कंट्रोल करना, डेटा को फॉर्मेट करना, और यूजर डायरेक्ट एंड यूजर को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आप ओएसआई मॉडल को भी मजीद 2 पार्ट बना के बांट सकते हैं। एक ओएसआई मॉडल का लोअर यानी लोअर पार्ट जो कि मोस्टली डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड काम करेगा, और जो अपर पार्ट है वो डेटा का फॉर्मेटिंग, कनेक्शंस, सेशंस और एंड यूजर को सर्विस देने में काम करेगा। दिस डिवीजन अलाउ फॉर अ क्लियर सेपरेशन ऑफ द फंक्शन, मेकिंग इट इजियर टू डेवलप, ट्रबल शूट एंड मेंटेन नेटवर्क सिस्टम। अब देखिए ओएसआई मॉडल खुद तो 7 लेयर पे डिवाइड है, लेकिन लेयर्स के फंक्शन के सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, यानी डेटा का हर लेयर का अपना अपना फंक्शनिंग है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डेटा लिंक लेयर भी डेटा को भेजने से रिलेटेड काम कर रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर भी भेजने से रिलेटेड काम कर रहा है, दोनों का काम अलग है लेकिन दोनों का काम तो है भेजना ना, तो उस एतबार से तमाम लेयर्स का अगर फंक्शनिंग के एतबार से देखा जाए तो उसमें भी आप 2 पार्ट बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पूरा का पूरा ओएसआई लेयर को, एक लोअर लेयर में, एक अपर लेयर में। लोअर लेयर का मेन काम डेटा ट्रांसपोर्ट, राउटिंग, पैकेट ट्रैवल, सोर्स डेस्टिनेशन, इससे रिलेटेड होता है, और अपर लेयर का पूरा फोकस होता है डेटा मैनेजिंग, सेशन कंट्रोल, डेटा फॉर्मेटिंग और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। इससे आपका स्कोप और छोटा हो जाता है। द इंटरकनेक्शन बिटवीन ओएसआई लेयर इज अ क्रूशियल फॉर अ मॉडल्स इफेक्टिवनेस, और जो ओएसआई मॉडल के अंदर इंटरकनेक्ट होता है ना, ये जरूरी है मॉडल इफेक्टिवनेस के लिए। ईच लेयर कम्युनिकेट विद इट्स
adjacent layer through a set of protocols that define how data is packaged, transmitted, received and processed, allow for its flexibility and scalability in the network design। इसका क्या मतलब है? हर लेयर कम्युनिकेट करता है अपने एडजेसेंट लेयर से। एडजेसेंट लेयर का मतलब क्या होता है? राइट और लेफ्ट, यानी आजू बाजू, दायां बायां। तो अब आजू बाजू यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर नीचे को आप एडजेसेंट मान लीजिए। तो अपने से ऊपर लेयर और अपने से नीचे जो एडजेसेंट लेयर है उनसे वो बात करता है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स की मदद से, और डिफाइन करता है कि डेटा पैकेज, ट्रांसमिट, रिसीव, प्रोसेस कैसे करके हो रहा है। और इसी चीज का जो रेफरेंस है, हमने हवाला ऊपर दिया था कि हर लेयर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन काम अपना अपना करता है। अब वो चीज हम लोग समझने जा रहे हैं कि एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन होता कैसे करके है, ठीक है, वो भी ब्रीफ में, डिटेल में नहीं, डिटेल में तो आगे समझेंगे। इन OSI मॉडल each layer interacts closely with its adjacent layer to ensure seamless data communication across the network. These interaction involves passing the data and controlling information up and down the stack of layers। तो ये जो काम होता है इसमें मेजरली क्या होता है, ये जो इंटरेक्ट करते हैं इस इंटरेक्शन में होता ही है कि डेटा पास करते हैं। ऑफ कोर्स ऊपर से नीचे वो डेटा पास करते हैं, फिर दूसरी तरफ नीचे से ऊपर वो डेटा पास करते हैं। दूसरा, वो कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे तक किस तरीके से जा रहा है इस स्टैक के बेसिस पर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द डेटा लिंक लेयर रिसीव रॉ बिट फ्रॉम द फिजिकल लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या रिसीव करता है? रॉ बिट्स को रिसीव करता है फिजिकल लेयर से, एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू फ्रेम, और उसको फ्रेम में ऑर्गेनाइज कर देता है फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन, ताकि एरर फ्री ट्रांसमिशन हो, क्योंकि उसके ऊपर वाला लेयर 0 1 में तो काम नहीं करेगा ना, बिट स्ट्रीम में काम नहीं करेगा। तो उसके ऊपर वाले लेयर के लिए डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम में ऑर्गेनाइज करता है ताकि एरर फ्री ट्रांसमिशन हो। इट देन हैंड्स दिस फ्रेम ऑफ टू नेटवर्क लेयर, और फिर ये करने के बाद वो नेटवर्क लेयर को दे देता है कि भाई अब तू संभाल, विच डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू रूट द डेटा। और फिर नेटवर्क लेयर क्या करता है, उस जो पैकेट को, वो जो फ्रेम पैकेट था उसको उठा के वो ये पता करता है कि भाई इसको किस जगह से भेजा जाए, बेस्ट पाथ, बेस्ट रूट क्या है। दिस स्ट्रक्चर हैंड ऑफ इंश्योर दैट ईच लेयर कैन फोकस ऑन इट्स स्पेसिफिक रोल विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इससे बेहतर ये होता है, इससे अच्छा ये होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हर लेयर को एक स्पेसिफिक काम दिया गया है, ना कि हर लेयर पूरा का पूरा कम्युनिकेशन को संभालेगा। बेनिफिट्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। अब ये जो एडजेसेंट लेयर इंटरेक्ट होता है, आपस में जो लेयर्स बात करते हैं ऊपर नीचे, इसका बेनिफिट क्या होता है? सिंप्लीफाई ट्रबल शूट बाय आइसोलेटिंग प्रॉब्लम टू स्पेसिफिक लेयर। इसके मदद से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आइसोलेट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। इंश्योर नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। नेटवर्क रिलायबल और स्केलेबल रहता है इससे। एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट अफेक्टिंग अदर लेयर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाता है विदाउट अफेक्टिंग अदर लेयर्स को। डेवलपमेंट भी इजी हो जाता है अदर लेयर्स को विदाउट अफेक्ट किए। क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेक्शन। इससे आपको क्लियर मालूम चल जाता है कि भाई किस लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाय क्लियरिंग डेफिनेशन, डिफाइनिंग the responsibilities and interaction of each layer, the OSI model facilitate better design, implementation and maintenance of a complex network system। तो इस तरीके से जब ये सब चीज अप्लाई करता है OSI मॉडल, तो इससे बेटर डिजाइन बनता है, अच्छा इंप्लीमेंटेशन होता है और मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। अब ये क्या होता है इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस? इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन आर अ फंडामेंटल प्रोसेस इन OSI मॉडल दैट इनेबल डेटा टू ट्रांसमिट अक्रॉस द नेटवर्क efficiently and accurately। यानी इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन एक फंडामेंटल बुनियादी प्रोसेस है OSI मॉडल में, जो इस चीज को इनेबल करता है। इनेबल का मतलब इस चीज को करता है कि डेटा ट्रांसमिट जो हो रहा है अक्रॉस द नेटवर्क वो सही से हो और एक्यूरेटली हो। तो अब इनकैप्सुलेशन प्रोसेस क्या होता है? इनकैप्सुलेशन ऑकर्स व्हेन डेटा इज पास्ड डाउन फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर। इनकैप्सुलेशन कब होता है? इनकैप्सुलेशन स्टार्ट यहाँ से होता है कि जब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर में जो पास डाउन होता है डेटा, यानी एप्लीकेशन लेयर से दूसरे लेयर पे जाएगा करते करते जो फिजिकल लेयर तक पास डाउन होता है, एट ईच लेयर स्पेसिफिक हेडर्स एंड सम टेलर्स आर एडेड टू द डेटा रैपिंग इट इन द नेसेसरी प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। यानी इनकैप्सुलेशन क्या करता है ना कि हर लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, वहां से दूसरे में जाएगा, तो हर लेयर में कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दिया जाता है। यानी ऐड से मुराद है कि डेटा में ऐड नहीं किया जाएगा, अटैच किया जाता है। और वो अटैचमेंट जो इंफॉर्मेशन होता है ना, नीचे वाला लेयर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है प्रॉपर तरीके से। पैकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होता है वहां पर, जिसको हेडर्स बोलते हैं और समटाइम टेलर्स भी बोल देते हैं। तो
ये डेटा के साथ एडेड होता है। रैपिंग इट नेसेसरी प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, और इसमें होता क्या है, नेसेसरी प्रोटोकॉल और इन्फॉर्मेशन होता है पैकेट को प्रॉपर भेजने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स अ टीसीपी हेडर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी हेडर भेजता है या यूडीपी हेडर भेजेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या इस्तेमाल किया। नेटवर्क लेयर एड्स एन आईपी एड्रेस, आईपी हेडर, नेटवर्क लेयर जो है वो आईपी हेडर भेजेगा कि भाई ये कौन से आईपी से मंगाया गया है। डेटा लिंक लेयर एड्स अ फ्रेम हेडर एंड टेलर, डेटा लिंक लेयर हेडर्स और यानी फ्रेम हेडर्स और टेलर भेजेगा, ठीक है, उसमें भी इंफॉर्मेशन रहता है। डी इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसका उल्टा। डी इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस दैट ऑकर इज अ रिसीविंग एंड, यानी ये भेजते वक्त इनकैप्सुलेशन होता है और रिसीव करते वक्त डी इनकैप्सुलेशन होगा। तो वहां क्या होता है, वेयर द डेटा मूव्स अप फ्रॉम फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, जहां पर डेटा नीचे से ऊपर जाता है, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर में जाता है। एज अ डेटा ascend through the layer, each layer remove its corresponding headers and processes unnecessary information before passing the data to the next higher layer। यानी यहाँ पर इनकैप्सुलेट कर रहे हैं हर लेयर में, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इंफॉर्मेशन देते जा रहे सेम एज जब दूसरे तरफ फिजिकल लेयर से वो एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है तो हर वो इंफॉर्मेशन जो डाला गया था हर लेयर में, उसी लेयर से वो सब इंफॉर्मेशन को निकाल दिया जाता है और डेटा जैसा था फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर में वैसे ही बना दिया जाता है एंड पॉइंट पे, यानी रिसीवर पॉइंट पे। दिस प्रोसेस ऑफ encapsulation and de-encapsulation are a critical for maintaining the integrity and functionality of a function of a network communication, allowing complex data exchange to occur seamlessly across diverse network system। Of course, that makes totally sense कि आपको जो काम करना है पहले काम कर लीजिए, लेकिन एंड यूजर को डेटा वैसे ही मिलना चाहिए जैसे दूसरे जगह से डेटा भेजा गया है। वही एग्जांपल है कि मैंने यहाँ से अगर कुछ चीज भेजा है, रिसीवर को एग्जैक्ट सेम मिलना चाहिए। बीच में जो भी प्रोसेस हुआ दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिटेल में कवर किया, हमने ओएसआई रेफरेंस कवर किया, नेटवर्क का बहुत सारी चीज हमने यहाँ पर ओएसआई से रिलेटेड कवर किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेटवर्क सर्विसेज के बारे में यहाँ देखेंगे। ये हमारा लास्ट स्लाइड है वैसे, यानी लास्ट स्लाइड से मुराद है कि ये लास्ट एचटीएमएल वाला है। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे नेटवर्क सर्विसेज क्या होता है। इनेबलिंग सीमलेस डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। आइए समझते हैं। नेटवर्क सर्विस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क बाय enabling the seamless transfer of data between different device and system ensures security, reliability and efficient resource sharing। तो नेटवर्क सर्विसेज क्या होता है, जो नेटवर्क के ऊपर आपको अलग अलग सर्विस मिलता है। इंस्टाग्राम चला सकते हो, वेब होस्टिंग है, फाइल्स स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सब नेटवर्क सर्विसेज है। तो ये क्या करता है, ये इनेबल करता है नेटवर्क सर्विस कंप्यूटर के ऊपर कि आप सीमलेस डेटा ट्रांसफर कर सके। इस तरीके से ये ध्यान रखता है कि भाई सिक्योरिटी हो, रिलायबिलिटी हो और एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग भी हो। अब इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सर्विसेज। अब ध्यान से समझिए नेटवर्क सर्विसेज होता क्या है। नेटवर्क सर्विस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क बाय इनेबलिंग सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइस एंड सिस्टम। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। दिस सर्विस इंक्लूड डोमेन नेम सिस्टम। अब ये सर्विस होता क्या है रियल वर्ल्ड में, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एक सर्विस है, नेटवर्क सर्विस है, which translate human friendly domain name into IP address that computer use to identify each other on the network। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, एक्चुअली में जो भी वेबसाइट आप देखते हैं ना google.com, youtube.com, एक्चुअली में उसका वो जो नाम है ना वो डीएनएस के थ्रू होता है। एक्चुअली में वो आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया जाता है, लेकिन क्योंकि ह्यूमंस आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते उसका नंबर, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए हर आईपी एड्रेस को एक नाम एलोकेट किया जाता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ना यहाँ से, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से आप भी ये कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप क्या करेंगे ना, पिंग करेंगे और यहाँ से youtube.com को पिंग करेंगे। तब देखिए जैसे मैंने पिंग किया तो यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ पैकेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हालांकि मैं साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा आपको कि डिटेल में प्रैक्टिकल दिखाऊं, बस समझाने के लिए। यहाँ पर क्या आया, पिंग youtube.com और ये आ गया यूट्यूब का आईपी एड्रेस, ये यूट्यूब का आईपी एड्रेस एक्चुअली में, ठीक है। और ये 32 बाइट्स ऑफ डेटा आ रहा है, एज यू कैन सी। आप देखिए बाइट्स यानी 8 बिट 1 बाइट्स 32 बाइट्स इस तरीके से। और यहाँ पर रिप्लाई आया, यानी मैंने YouTube को पिंग किया, मैंने YouTube के सर्वर को पिंग किया। ये पिंग का मतलब है कि पिंग करने से आपको पता चलता है कि सर्वर ऑन है कि ऑफ है। तो मैंने पिंग किया तो YouTube के सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स इस सर्वर से आया है, ये YouTube का सर्वर है। मुझे मेरे कंप्यूटर में इस आईपी एड्रेस से रिस्पॉन्स आया और ये आईपी एड्रेस YouTube का है। कितना बाइट का था, 32। टाइम क्या था, इतना ms यानी इतना मिली सेकेंड लगा है। और TTL यानी टाइम टू लाइव ये 108 सेकंड का था। और हमको 4 रिक्वेस्ट यानी 4 बार रिसीव हुआ मुझे ये। तो पैकेट का स्टेटस क्या है, इस आईपी से मुझे पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट सेंड 4, हम 4 पैकेट सेंड किए और 4 पैकेट रिसीव किए, यानी 4 बार हम यूट्यूब के सर्वर को रिक्वेस्ट किए, 4 बार वो हमको रिसीव किया, मतलब 4 बार हमको
को भेजा, हमने रिसीव किया। अब सवाल ये पैदा होता है क्या रिक्वेस्ट किया भाई, हमने तो खाली पिंग किया। तो बेसिकली रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है एक पता करने के लिए कि कनेक्शन ऑन है कि ऑफ है। तो कुछ भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या सिन फिन होता है। तो एक रिक्वेस्ट भेजा, वहां से रिसीव आया, रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स आया का मतलब है कि ओपन है। तो हमने 4 बार भेजा, उसने भी 4 बार रिस्पॉन्स किया, तो लॉस कितना हुआ, यानी पैकेट लॉस नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप इस तरीके से मिली सेकंड में हुआ और ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में youtube.com का ये आइडेंटिटी और ये एड्रेस है सेम एज अगर आप पिंग करेंगे गूगल को, उसका अलग आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे google.com कर देता हूँ, अगर उसका आप देखिए अलग आ रहा है आईपी, वो भी 4 बार पिंग करेगा और रिसीव करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम कर दूं यहाँ पर, दैट्स इट instagram.com, तो अब देखिए इसका भी एक अपना अलग आईपी एड्रेस है। ठीक है, पिंग करने के लिए। सो द पॉइंट इज कि डीएनएस क्या करता है, इस चीज को आसान करता है। डीएनएस हर नाम को एक पर्टिकुलर आईपी के साथ जोड़ देता है। ठीक हो गया, तो ये सर्विस, ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अनदर एसेंशियल सर्विस इज डायनामिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। ये एक और सर्विस है। ये क्या करता है, विच ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ये क्या करता है, DHCP क्या करता है, एक सर्विस है, एसेंशियल सर्विस है यानी नेटवर्क का, जो कि डायनामिकली होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो ऑटोमेटिकली कोई आईपी असाइन करता है डिवाइस पर, जो भी मतलब उस नेटवर्क पर जो भी डिवाइस हो। इंश्योर दैट ईच डिवाइस हैज अ यूनिक एड्रेस। दिस ऑटोमेशन सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एनहांस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपने हॉटस्पॉट खोला, कोई उससे कनेक्ट हुआ, सेम एज आपके पास D-Link का राउटर या कोई भी राउटर है, उससे आपने एक मोबाइल कनेक्ट किया और एक दूसरे बंदे ने आप ही के वाईफाई से दूसरा मोबाइल कनेक्ट किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, आप जब राउटर से कनेक्ट होते हैं, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट जब आप एक्सेस करेंगे तो इंटरनेट पे तो आपका आईपी नहीं चलेगा ना, तो आपका लोकल आईपी नहीं, तो आपको राउटर एक आईपी एलोकेट कर देगा। आपको राउटर आपके डिवाइस के लिए एक आईपी एलोकेट कर देगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP के द्वारा। ऑटोमेटिक होता है ये। ठीक हो गया, तो फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यही है यहाँ पर सिंपल। ठीक है, वाईफाई सेटअप भी बहुत कोई लग, जब आप करने जाएंगे ना, तो आपको ये DHCP का एग्जांपल भी वहां पर दिख जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में। एडिशनल नेटवर्क सर्विस लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट एक्सेस इनेबल यूजर टू शेयर रिसोर्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, फर्दर इनहैंसिंग द फंक्शनलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हमने दिया कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। नेटवर्क सर्विस आल्सो इंश्योर द सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ डेटा ट्रांसफर थ्रू प्रोटोकॉल्स सच एज SSL एंड TSL फॉर encryption and network monitoring service that continuously check the health of the performance of the network components। अब जो नेटवर्क सर्विस है वो ये सब तो देते ही है, लेकिन साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, उन प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपका डेटा जाता है, जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें SSL है और TSL है। TSL इज द लेटेस्ट वन, ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है, इसमें वल्नरेबिलिटीज ना के बराबर है। SSL में कुछ वल्नरेबिलिटीज होता है। नेटवर्क सर्विस फंडामेंटल, अब नेटवर्क सर्विस तो है, ठीक है, उसका बुनियाद क्या, उसका फंडामेंटल क्या है, डेफिनेशन। नेटवर्क सर्विस रिफर टू अ रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क टू इंश्योर इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग्स वेरियस डिवाइस एंड यूजर। अब हम देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेटवर्क सर्विस का मतलब ये होता है कि अलग अलग काम कर सके आप नेटवर्क पे, अलग अलग किस्म का काम कर सके। फंक्शनैलिटी प्रोवाइड बाय नेटवर्क टू इंश्योर, अब ये जो काम करेंगे तो वो काम डेटा कम्युनिकेशन का ही तो होगा, ट्रांसफर करने का, स्टोर करने का, यही सब होगा। तो डेटा कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग अमंग्स वेरियस डिवाइस एंड यूजर। दीज सर्विस इंक्लूड एसेंशियल ऑपरेशंस लाइक डेटा ट्रांसफर, resource allocation and security management, all of which are crucial for maintaining seamless connectivity। सिंपल सी बात है, ये एकदम सिंपल चीज है। For instance, the domain name system यानी DNS translate human readable domain name into IP address। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि आप जब google.com मारते हैं तो बिहाइंड द सीन वो उसका IP में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि असाइन है DNS के अंदर, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर पूरा रिकॉर्ड है। फैसिलिटेटिंग इजियर एक्सेस टू वेबसाइट, ये आपको क्या करता है, इजी एक्सेस करता है। आप गूगल का नंबर कौन सा आपको याद रहेगा, IP एड्रेस, नाम याद रहता है। सिमिलरली Dynamic Host Configuration Protocol DHCP automates the assigning of IP to a device within the network। तो उस नेटवर्क के अंदर जब कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली DHCP उसको एक IP एलोकेट करता है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट, ये क्या करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है। रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर। ठीक है, अभी मान लीजिए आप किसी को अपने राउटर से कनेक्ट करवा रहे हैं, तो वो क्या करता है, बस आप पासवर्ड मारते वो कनेक्ट हो जाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको मैनुअली जाके उसको IP देना पड़ता है कि भाई ये हमारा IP बुक है, यहाँ से आपको ये IP अलॉट होगा, फिर तो हो गया, फिर तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क सर्विस इज अ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कैन नॉट बी
overstate. This service ensure that data transmitted accurately and efficiently between devices, which is a vital for both personal and professional use. यानी वही बात है जो हमने पहले बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क और नेटवर्क सर्विस का, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस सच एज इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, while network monitoring service help detect and resolve issue promptly, minimizing downtime and ensuring consistent network performance. और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी सर्विस होते हैं ना, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्शन वगैरह हो गए, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस की मदद से, जो कि और जो नेटवर्क मॉनिटरिंग सर्विस होते हैं, यानी कुछ सर्विस ऐसे होते हैं जो नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं नेटवर्क में अनयूजुअल बिहेवियर को देखने के लिए। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या डिटेक्ट करते हैं इश्यूज को और प्रॉम्प्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिनिमाइज डाउनटाउन, इंश्योर कंसिस्टेंट ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी ये सब काम किया जाता है नेटवर्क परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो नेटवर्क सर्विसेज का मेजर फंडामेंटल क्या होता है, आपको अलग अलग चीजों, अलग अलग फंक्शनलिटी देना, और क्यों देना इंपॉर्टेंस पे देख लिया, और साथ में सिक्योरिटी भी देना, ठीक है। की नेटवर्क सर्विसेज, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क सर्विसेज है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ की नेटवर्क सर्विस अभी एग्जैक्ट आपको जानना जरूरी है। In the realism of a data communication and computer network, key network service are integral to ensure seamless and efficient data transmission across diverse platform, ठीक है। यानी रियलिटी में ये होता है कि डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ की नेटवर्क सर्विस होता है जो कि इंश्योर करता है कि सीमलेस डेटा कनेक्शन हो, इफेक्टिव हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के दरमियान, और ये कॉमनली हर जगह पाए जाते हैं। तो इसेंशियल नेटवर्क सर्विस, कुछ नेटवर्क सर्विस जो इसेंशियल है, आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। उसमें से एक है डोमेन नेम सिस्टम, जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। आप कोई भी दुनिया का वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो ये काम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेटवर्क सर्विस आप यूज कर रहे हैं। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आप किसी को भी हॉटस्पॉट दे रहे हैं या कोई आपके नेटवर्क में आके कनेक्ट हो रहा है राउटर वगैरह में, या आप किसी के राउटर में कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब डायनामिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एनटीपी, सिंक्रोनाइज क्लॉक ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनेबल ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट सर्वर के दरमियान जब आप फाइल ट्रांसफर करते हैं तो ये काम में होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एसएमटीपी, एसएमटीपी क्या होता है, यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल, मेल सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी, और एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यानी एचटीटीपी एस, फाउंड फॉर डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब। तो यहाँ पर क्या है कि वेब के ऊपर डेटा एक्सचेंज करना है तो यहाँ पर आप करेंगे, ईमेल पे डेटा एक्सचेंज करना है यहाँ करेंगे, डायरेक्ट फाइल शेयरिंग करना है आप यहाँ करेंगे, ठीक है। दिस सर्विस कलेक्टिवली एनहांस द फंक्शनैलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम सपोर्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेब ब्राउजर टू एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यानी इसके अलावा भी आपको पता है बहुत सारा काम आप करते हैं इंटरनेट पे, तो जो भी काम इंटरनेट पे आप कर पा रहे हैं वो नेटवर्क सर्विसेज होता है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, हालांकि ये इजी है बट फिर भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबल सीमलेसली नेविगेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ अ इंटरनेट, यानी इंटरनेट में आपको इजीली तरीके से ये नेविगेट और जोड़ने में हेल्प करता है। डीएनएस सर्वर मेंटेन द डायरेक्टरी ऑफ अ डोमेन नेम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जैसे मैंने कहा इसके पास पूरा लिस्ट होता है। अलाउइंग यूजर टू एक्सेस वेबसाइट एंड ऑनलाइन रिसोर्स इजीली। अब आप बोलेंगे यार मैंने भी एक वेबसाइट होस्टिंग खरीदा है तो क्या मेरा भी डीएनएस के अंदर नाम आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा, होस्टिंग प्रोवाइडर पैसा इसी चीज का तो लेते हैं आपसे, ठीक है, इसी चीज का नहीं लेते, बट जाहिर सी बात है ये भी होता है, ठीक है। व्हेन अ यूजर टाइप अ डोमेन नेम इनटू अ वेब ब्राउजर, अ डीएनएस सर्वर प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट बाय फाइंडिंग एन एसोसिएटेड आईपी एड्रेस एंड directing the user's device to the correct location. This system not only simplify the user experience but also optimize network efficiency and performance. यानी ये वही बात है कि जब आप google.com करते हैं तो आपको प्रॉपर google.com ही खुल के आता है, कोई और खुल के नहीं आता, क्योंकि google.com नाम पे सिर्फ एक ही आईपी है। इसीलिए आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो google.com है ये एग्जैक्ट सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस को अलाउड हो सकता है, सेम नाम से आप ले नहीं सकते, आपको आगे एस लगाना पड़ता है, टी लगाना पड़ता है, कुछ भी मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। की फंक्शंस, अब डोमेन नेम सिस्टम का की फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलेटिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू अ मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। और ये सब जो टॉपिक है ना, ये साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है काफी ज्यादा। ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू अ मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस, ठीक है, ये काम करता है। मेंटेन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसका इंफॉर्मेशन को ये मैनेज करने के काम में आता है। राउट्स डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट, सही जगह डेटा को पहुंचाता है इंटरनेट पे, ऑफ कोर्स आईपी समझ के, यानी आप जो रिक्वेस्ट करें गूगल में जाना है तो रिक्वेस्ट जो कर रहा है उसका भी तो आईपी होगा ना। इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी मेजर्स लाइक डीएनएस एसईसी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट। अब जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेट पे है तो बहुत सारा थ्रेट्स भी होता है, तो थ्रेट्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा एसईसी वगैरह एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस वगैरह लगाया जाता है सिक्योरिटी के लिए। विदाउट डीएनएस यूजर वुड नीड टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस फॉर ईच वेबसाइट व्हिच इज इम्प्रैक्टिकल एंड प्रोन टू एरर, यानी वो इम्प्रैक्टिकल और एरर का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम आपको इस तरीके से हेल्प करता है जो आपको ऑलरेडी मालूम था। नाउ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, द डायनामिक होस्ट
configuration protocol DHCP plays a pivot role in modern networking by streamlining and managing of an IP address to other network configuration. ठीक है, वही बात है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. When a device connect to a network, जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, it send a request to DHCP server, which respond by assigning a available IP address along with other necessary network parameters such as subnet, डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर एड्रेस. अब ये क्या होता है, सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये सब आईपी के अंदर आता है. तो जब हम लोग आईपी को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग इसको भी समझेंगे. ठीक है, की फंक्शनलिटी, ऑटोमेट द असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस डिवाइस टू अ नेटवर्क, प्रोवाइड यानी ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है नेटवर्क, उस नेटवर्क पे जिस नेटवर्क पे कोई कनेक्ट हो रहा है. प्रोवाइड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर देता है, सबनेट मास्क दे देता है, वो गेटवे दे देता है और डीएनएस दे देता है. ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे. सपोर्ट आईपी एड्रेस लेशनिंग फॉर efficient address reduce configuration error and simplify network management. ठीक है, this automates process ensure that device can communicate effectively within the network and adapts quickly to change such as new device joining and existing devices leaving the network. तो ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ना, ये इस चीज को ध्यान रखता है कि जो डिवाइस कनेक्ट होता है एफिशिएंटली नेटवर्क के साथ और अडॉप्ट करता है क्विक चेंज को. जैसे कि न्यू डिवाइस कनेक्ट हुआ तो ये इसको अपडेट कर देगा तुरंत को, और कोई ज्वाइन किया हुआ यानी एग्जिस्टिंग डिवाइस लीव करता है आपके नेटवर्क से यानी वाईफाई से डिस्कनेक्ट करता है तो वो उसको जल्दी से हैंडल कर लेता है. ठीक है, अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझ लीजिए. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर ओवर द नेटवर्क. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को स्पेसिफिकली बनाया इसलिए गया है कि वो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर में चलता है और सर्वर क्लाइंट किस तरीके से फाइल्स को यहाँ से वहां कर सके. एफटीपी अलाउ यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल. तो जाहिर सी बात है जब भी आप फाइल डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो वो एफटीपी प्रोटोकॉल की मदद से ही होता है. मेकिंग इट एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर टास्क सच एज वेबसाइट मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा बैकअप. और इसके लिए ऑफ कोर्स कहाँ का इस्तेमाल होगा. ठीक है, एफटीपी ऑपरेट ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसे मैंने पहले कहा आर्किटेक्चर में इसमें चलता है. वेयर द क्लाइंट इनिशिएट्स कनेक्शन टू अ एफटीपी सर्वर टू रिक्वेस्ट अ फाइल ट्रांसफर, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि भाई मुझे फाइल ट्रांसफर करना है, लेना है या देना है, अपलोड या डाउनलोड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट. दिस प्रोटोकॉल यूज 2 सेपरेट चैनल्स, और ये प्रोटोकॉल 2 सेपरेट चैनल को इस्तेमाल करता है. अ कमांड चैनल फॉर कंट्रोलिंग द सेशन एंड अ डेटा चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा. एक चैनल होगा कमांड का और एक चैनल होगा जिससे डेटा एग्जैक्ट जाएगा. अब की फंक्शन क्या होता है इसका, ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर नेटवर्क, यूज सेपरेट कमांड डेटा चैनल एंड फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, यानी एक कमांड चैनल और एक डेटा चैनल इस्तेमाल करता है एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए. सपोर्ट वेरियस फाइल ऑपरेशन जैसे कि अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, ये सब ऑपरेशन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद एन्क्रिप्शन, एफटीपीएस फॉर इनहेंस सिक्योरिटी, यानी एफपीटी में सिक्योरिटी डाल देंगे. अगर आप और सिक्योर चाहिए तो एफटीपीएस इस्तेमाल करेंगे. बाय प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एफटीपी ट्रांसफर यानी फाइल ट्रांसफर, एफटीपी इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स. तो वही एफटीपी होता है. फाइल ट्रांसफर के बारे में कुछ की टर्म्स है, एक कमांड के लिए चैनल खोलता है और एक डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए. ठीक है, एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब इसमें एसएमटीपी-एस भी होता है यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एसएमटीपी इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस द नेटवर्क. ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नेटवर्क्स यानी ईमेल सेंड करने के लिए. एसएमटीपी फैसिलिटेट्स द रिलायबिलिटी ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल बाय राउटिंग मैसेजेस बिटवीन मेल सर्वर एंड इंश्योर दैट दे रीच द इंटेंडेड रेसिपिएंट. यानी जाहिर सी बात है जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है प्रॉपर तरीके से उसको मिल सके अलग अलग डिवाइस में. एसएमटीपी वर्क्स बाय एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट मेल सर्वर. और एसएमटीपी क्या करता है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है सेंड करने और रिसीव करने वाला यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान. व्हेन एन ईमेल इज सेंड, जैसे ईमेल सेंड होता है, एसएमटीपी सर्वर ब्रेक डाउन द मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट. तो एसएमटीपी सर्वर क्या करता है, मैसेज को ब्रेक डाउन करता है जो भी ईमेल आप भेजे हैं एंड यूज वेरियस कमांड टू ट्रांसमिट दिस पैकेट ओवर द नेटवर्क. और अलग अलग कमांड इस्तेमाल करता है नेटवर्क में इस पैकेट को भेजने के लिए. और सेम चीज वो जो अलग अलग कमांड करने के बाद सेंड रिसीवर के पास वो पैकेट जाएगा, वो फिर से उसको बिल्ड करेगा क्योंकि इसने ब्रेक डाउन किया था ना, वो दोबारा से उसको बिल्ड करेगा ताकि यूजर को प्रॉपर मैसेज दिखे जैसे सामने वाले ने भेजा था यानी सेंडर ने भेजा था. की फंक्शंस, राउट मैसेज बिटवीन मेल सर्वर के दरमियान मैसेज को राउटिंग करवाना. ब्रेक डाउन ईमेल्स मैसेजेस इनटू ट्रांसमिट पैकेट, ईमेल को ब्रेक डाउन करना मैसेजेस को पैकेट में ट्रांसमिट करने के लिए. यूज डीएनएस टू रिजॉल्व रेसिपिएंट ईमेल डोमेन इनटू आईपी, यानी ये डीएनएस को भी इस्तेमाल करता है. एसएमटीपी प्रोटोकॉल डीएनएस को भी एक्सेस करता है ताकि पता चले कि भाई भेजना कहाँ
कहाँ पर है, आईपी एड्रेस ही तो एक आपका लोकेशन होता है ना, यूनिक आइडेंटिफायर इंटरनेट पे। इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एरर चेकिंग एंड हैंडलिंग, एरर चेक और हैंडलिंग भी कर सकते हैं इस पे। सपोर्ट सिक्योर एक्सटेंशंस लाइक स्टार टीटीएलएस फॉर इंक्रिप्शन, यानी अलग अलग टाइप का इंक्रिप्शन भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड होता है। एसएमटीपी ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल का एप्लीकेशन लेयर पे ये चलता है, मेकिंग इट अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर ईमेल कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ये फंडामेंटल या फंडामेंटल की जगह आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो स्टैंडर्डाइज है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये तो सब इस्तेमाल करते हैं, आप अभी भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं कि यूट्यूब में आप एचटीटीपीएस के थ्रू काम कर रहे हैं। और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो भी एक ही बात है, मोबाइल एप्लीकेशन भी लगभग वैसे बैकएंड से जाता है, बट वो हाँ वेबसाइट तो नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। द एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी इज अ सिक्योर काउंटर पार्ट इज एचटीटीपीएस, यानी एचटीटीपी जो काम करता है एचटीटीपीएस भी वही काम करता है, बस एचटीटीपी सिक्योरिटी उतना नहीं होता, बल्कि थोड़ा भी नहीं होता, और एचटीटीपीएस में थोड़ा सिक्योरिटी होता है या बहुत सिक्योरिटी, यानी डिपेंडिंग ऑन एचटीटीपीएस कौन सा सिक्योर सॉकेट लेयर इस्तेमाल कर रहा है, एसएसएल टीएसएल या क्या, ऊपर से उसमें वर्जन भी मैटर करता है, एसएसएल कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। स्टैंड आउट एज फंडामेंटल प्रोटोकॉल, ये फंडामेंटल प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वेब कंटेंट। अब वेबसाइट एक्सेस करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। एचटीटीपी फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ hypertext documents such as web page, web clients such as web browser and servers and all that. It operates on the request response model. वही बात है, आर्किटेक्चर इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर में, which client send request from specific resource and server respond from requested data. HTTP is on the other hand add an extra layer of security by encrypting the data transmitted between the client and the server, safeguard sensitive information from unauthorized access or interception. ये वही बात है कि सिक्योर प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सिक्योर प्रोटोकॉल से होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, इंटरसेप्ट किया जाता है मैसेजेस को। तो इंटरसेप्ट अगर एचटीटीपीएस में है तो मैसेज इंटरसेप्ट अगर कर भी ले तो फिर क्या होता है कि वो पढ़ नहीं सकता उसको, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है एसएसएल और टीएसएल के थ्रू। और अगर नॉर्मल एचटीटीपी में कोई इंटरसेप्ट करेगा तो वो पूरा पढ़ पाएगा रॉ मैसेज। की फंक्शनलिटी, एचटीटीपी फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब, और जो एचटीटीपी है ये बेसिकली बैकबोन है वर्ल्ड वाइड वेब का, यानी डब्ल्यू यानी इंटरनेट का आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस मोस्टली 90% लोग इंटरनेट एक्सेस कैसे करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से। ठीक है, ऑपरेट ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, और ये ऑपरेट कहाँ होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर में, मॉडल में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। एचटीटीपीएस इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एस के साथ अगर काम करेंगे तो बस सिक्योर करके वो जो डेटा ट्रांसफर होगा ना उसको इनक्रिप्ट करके डेटा ट्रांसमिट करेगा वो। प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवर ड्रॉपिंग एंड एम्परिंग, यानी जो डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है उसका खोने से या उसको टैंपर होने से। विद द इंक्रीजिंग एम्फसाइज ऑन द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जैसे आपको पता है कि अभी के टाइम पे साइबर थ्रेट्स बढ़ जा रहे हैं, तो एम्फसाइज इस चीज पे हो रहा है कि डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी हो। एचटीटीपीएस हैज बिकम द स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क सच एज पर्सनल डेटा एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब एचटीटीपी का इस्तेमाल होता ही नहीं है, एचटीटीपीएस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है, एनटीपी। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एनटीपी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग एक्यूरेट टाइम कीपिंग अक्रॉस नेटवर्क डिवाइस, यानी टाइम से रिलेटेड जो नेटवर्क डिवाइस में होता है उसका बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करता है। ठीक है, नेटवर्क एनटीपी इनेबल्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ क्लॉक बिटवीन सिस्टम बाय अलाउइंग देम टू एक्सचेंज टाइम इंफॉर्मेशन विद हाई प्रिसीजन, यानी टाइम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो ये नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस सिंक्रोनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर अ वेरियस नेटवर्क ऑपरेशन, अलग अलग नेटवर्क ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि सच एज लॉग इन इवेंट। अगर लॉग इन इवेंट आपको नहीं पता हो तो सेशन वगैरह होता है ना कि इतने टाइम के बाद आपको रीलॉग इन करना पड़ता है, तो ये इवेंट्स में ये काम में आता है। कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोऑर्डिनेशन के में काम में आता है। एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ टाइम सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस, कुछ टाइम सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी काम में आता है। बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंट टाइम रेफरेंस अक्रॉस डिवाइस, तो ये क्या करता है, बेसिकली मेंटेन करता है कंसिस्टेंट टाइम रेफरेंस अक्रॉस डिवाइस। एनटीपी हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्टर्बेंसी ऑफ इंश्योरिंग एंड रिलायबिलिटी एंड कोहेरेंस ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से टाइम्स के ऊपर ज्यादा काम करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस एतबार से कि आपको मालूम होना चाहिए। की फंक्शन, सिंक्रोनाइज क्लॉक बिटवीन सिस्टम एंड हाई प्रिसीजन, ऑपरेट ऑन हायरार्कियल आर्किटेक्चर फॉर रिलायबिलिटी, प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ये रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस को प्रोवाइड करता है। इनकॉर्पोरेट एरर डिटेक्शन भी करता है एंड करेक्शन मैकेनिज्म भी होता है। एनटीपी सर्वर एज अ बैकबोन फॉर टाइम सिंक्रोनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन है वहां पर टाइम
टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो एनटीपी सर्वर वहां पर बैकबोन है, जैसे एचटीटीपी वेब सर्वर में है इंटरनेट के लिए, ऑफरिंग अ रिलायबल एंड स्केलेबल सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट टाइम कीपिंग। ठीक है, इसके लिए काम में आता है। सर्विस मॉडल्स, अब सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं? सर्विस मॉडल प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरिंग वेरियस नेटवर्क सर्विस इन द रियलिज्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब सर्विस मॉडल क्या करते हैं ना, प्रिवेट यानी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर डिलीवर करने में अलग अलग नेटवर्क में सर्विस को, डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में। डिफरेंट सर्विस मॉडल्स ऑफर अ डिस्टिंक्ट अप्रोच टू रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। अब अलग अलग सर्विस मॉडल अलग अलग तरीके का अप्रोच इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए और रिसोर्स को शेयरिंग करने के लिए। अब कॉमन सर्विस मॉडल्स, अब कुछ कॉमन सर्विस मॉडल्स हैं जिसमें एक क्लाइंट सर्वर मॉडल आता है, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विस से और रिसोर्स से फ्रॉम सेंट्रलाइज सर्वर। एक सर्वर होता है सेंट्रलाइज में, अलग अलग जगह से क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि सर्विस क्लाइंट आर्किटेक्चर में से है। ये एक कॉमन सर्विस है। दूसरा है पी टू पी मॉडल, जिसको P2P मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि डिवाइस कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्स डायरेक्टली विदाउट अ सेंट्रल सर्वर, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है बिना कोई सेंट्रल सर्वर के। तीसरा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स, जिसमें क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी लैस, बल्कि एस बोल सकते हैं इसको, IaaS वाला, वो वाला नहीं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी पैस बोल सकते हैं इसको, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको SaaS बोल सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है अभी के टाइम पे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स के दरमियान बहुत ये फेमस है। दिस सर्विस मॉडल ऑफर्स ऑन डिमांड एक्सेस टू रिसोर्स, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी वही बात है ना, सब कुछ क्लाउड में चलाओ, कुछ खरीदो मत, सब कुछ रेंट में लेके चलाते रहो, जितना जरूरत पड़े बढ़ाते रहो, ना जरूरत पड़े तो मत लेना, यानी पे एज यू गो। इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑपरेट, यानी यहीं से अब इसका डिटेल्स आ रहा है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑपरेट्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट और रिसोर्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड सर्वर। दिस मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन द वेरियस नेटवर्क एप्लीकेशंस सच एज वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इस्तेमाल होता है ईमेल में, होता है वेब होस्टिंग में, होता है डेटाबेस मैनेजमेंट में होता है। क्लाइंट टिपिकली एंड यूजर डिवाइस और एप्लीकेशन इनिशिएट रिक्वेस्ट टू सर्वर, यानी आमतौर पे क्लाइंट जो होता है वो एंड यूजर होता है, वो इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, which respond by providing a request resource of the server. The client server model offers several advantages including centralized control, ensure resource sharing and scalability, making it suitable for environment where readability and centralized management is essential. यानी आसान शब्दों में ऐसा सिनेरियो जहां पर आपको कुछ भी चीज को सेंट्रलाइज करना हो, जैसे कि मेरा एक मेन डेटाबेस सेंटर में है, जिसको डेटाबेस से जो चाहिए वो आके ले ले, तो इस सिनेरियोज में क्लाइंट सर्वर मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। की फीचर्स, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो कि अच्छा होता है, एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग इजी हो जाता है, स्केलेबल एंड अकोमोडेट ग्रोथ डिमांड, ये भी है। इस तरीके से इंश्योर सिक्योरिटी थ्रू सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल, यानी सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल है तो 10 जगह नहीं है तो सिक्योरिटी भी इजी हो जाता है संभालना। द क्लाइंट सर्वर मॉडल प्रमोट्स एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा एक्सचेंज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू सीमलेस कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल आप स्टार्टिंग से इजीली समझ चुके थे, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो समझने वाला। P2P मॉडल, ये भी आपको पता है, अनलाइक क्लाइंट सर्विस मॉडल व्हिच रिलाइज ऑन सेंट्रलाइज्ड सर्वर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स allocation, the P2P model enables device to communicate directly with each other without a need of intermediator। यानी यहाँ पर P2P क्या है कि दो डिवाइस आपस में डायरेक्ट बात कर रहा है, कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, यानी सर्वर है ही नहीं यहाँ पर कोई। इन P2P नेटवर्क ईच डिवाइस कैन एक्ट बोथ एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। इसमें क्या होता है कि हर डिवाइस खुद क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट करता है। Contributing resource such as processing power, storage and bandwidth to the network. This decentralized architecture foster collaboration, sharing and distribution of a resource, making it suitable for application like file sharing, video conferencing and distributed computing। तो आपको पता है जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं या चैटिंग वगैरह करते हैं ना, तो चैटिंग वगैरह में वेब सॉकेट ऐड हो जाता है जो कि क्लाइंट सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी आप वेबसाइट में हैं और अब आप चैटिंग कर रहे हैं, तो जब आप चैटिंग कर रहे हैं ना तो क्लाइंट सर्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा आर्किटेक्चर, वहां पर वेब सॉकेट इस्तेमाल हो रहा है जो P2P मॉडल को इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये बेसिकली जो डेवलपर्स वगैरह है उनको ये चीज का नॉलेज होना जरूरी है जब आप वेब सॉकेट के साथ काम करते हैं। तो की फीचर क्या होता है? डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर विदाउट सेंट्रल कंट्रोल, यानी वही बात है ना कि क्लाइंट सर्वर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ईच डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। इस तरीके से इनहैंस स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और इसी तरीके से इनहेरिटेंस, सिक्योरिटी बेनिफिट थ्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। द P2P मॉडल रिप्रेजेंट अ फ्लेक्सिबल एंड रिसाइलेंस अप्रोच टू नेटवर्क कंप्यूटिंग, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट हो, जहां पर एक चीज बहुत सारे से कनेक्ट हो, वहां पर ये P2P मॉडल काफी अच्छा होता है कोलैबोरेशन
वगैरह के हिसाब से। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, अब कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जिसका हमने नाम यहाँ पर देखा था, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ऑफर ऑन डिमांड एक्सेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि स्टोरेज है, पावर है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, रैम चाहिए आपको, गीगाबाइट चाहिए, यानी जीपीयू चाहिए, ये सब चीज क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ ऑन डिमांड एक्सेस में, इंक्लूडिंग रिसोर्स प्रोसेसिंग पावर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। जैसे हमने कहा, दिस सर्विस मॉडल एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रीमिस। यानी अगर आप एक हार्डवेयर लेके आते हैं ना, तो उसका मेंटेनेंस वगैरह में भी आता है प्रॉब्लम, जगह लेता है, जबकि क्लाउड में वही चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेंट देने की जरूरत है, फ्री में नहीं होगा। क्लाउड बेस्ड सर्विस इनकम्प्रेस वेरियस डिप्लॉयमेंट मॉडल सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक मॉडल होता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। इसके बारे में डिटेल जो है वो नेटवर्किंग में नहीं आता है, डिटेल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे डिटेल इसके बारे में डिस्कस होता है। ईच ऑफरिंग डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। क्लाउड सर्विस मॉडल, बुनियादी तौर पे क्लाउड सर्विस 3 मॉडल होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड विजुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है, विजुअलाइज आपको कंप्यूटर रिसोर्स प्रोवाइड किया रहता है वर्चुअल मशीन में, जहां पर स्टोरेज और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप देखते हैं। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस, उसमें क्या होता है, ऑफर अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कंप्लीट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपको दिया जाता है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, के भाई फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है, कुछ बनाना है, तो वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है, आप बना लो। इसके बाद एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो क्या होता है, डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी आप अपना सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे लाइव कर देते हैं कि लोग आएगा, इसको इस्तेमाल करेगा, और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। बाय लेवरेजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन कैन इनहेंस एजिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस व्हाइल फोकसिंग ऑन देयर कोर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जाहिर सी बात है, ये अपनी जगह काफी सारा बेनिफिट है, और आज के टाइम पे SaaS बहुत ज्यादा फेमस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इसके बाद है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आप बोलेंगे ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ पढ़ चुके हैं, तो एक जस्ट देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वाले से क्या अलग है। नेटवर्क टोपोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ द नोड एंड द लिंक इन द नेटवर्क, हमें ऑलरेडी मालूम है, दिस इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी हमें पता है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज सच एज बस, स्टार, रिंग, मैश एंड हाइब्रिड ऑफर्स अ यूनिक एडवांटेज आर चूजन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमें ये भी मालूम है, ठीक है, कि इतना सारा टोपोलॉजीज होता है और सबका यूनिक एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और इसको चूज किया जाता है बेस्ड ऑन स्केलेबिलिटी है कि यानी चाहिए कि नहीं, फॉल्ट टॉलरेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बस टोपोलॉजी फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय अ लीनियर कॉन्फ़िगरेशन where all device connected to a single communication line, making it simpler and cost effective for a small scalable deployment like a local area network. Conversely, the star topology feature a central hub or switch to which all the device connect individually, offering easier to management fault isolation suitable for medium sized network like office environment. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स दिया कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। नाउ वर्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव लीड टू द इमर्जेंस ऑफ वर्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजी। अब वर्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजी में भी आ गया, यानी फिजिकल टोपोलॉजी तो था ही था ना, जिसमें फिजिकली आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो, अब वर्चुअली नेटवर्क को आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं उसका भी टोपोलॉजी है। वे नेटवर्क आर कॉन्फ़िगर्ड एंड मैनेज्ड थ्रू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, यानी SDN एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर से आप डिफाइन करते हैं नेटवर्किंग को, किस तरीके से वो कनेक्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज की मदद से। इसको बोलते हैं वर्चुअल टोपोलॉजी। वो क्या होता है, वर्चुअल टोपोलॉजीज ऑफर अ फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड ensure optimization, allowing organization to adapt quickly to change business need as efficient utilize network resource, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, स्केलेबिलिटी ऑफर करता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करता है, और अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन की अडॉप्ट कर सके क्विक चेंज को, जैसे जैसे बिजनेस में वो जरूरत पड़ सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, अब आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, जस्ट एक रिवीजन की तरह चलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इनकम्प्रेस सेवरल मॉडल्स, आपको पता है, ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड द टोपोलॉजीज इज द एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है बस टोपोलॉजी क्या होता है, जो कनेक्ट होता है सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से, सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और स्मॉल स्केल डेवलपमेंट में अच्छा काम में आता है, लेकिन लैक करेगा अगर आपको स्केलेबिलिटी चाहिए और फॉल्ट टॉलरेंस, ये दोनों यहाँ पर नहीं मिलेगा। जबकि स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, ऑल डिवाइस कनेक्ट होता है सेंट्रल हब से, ऑफर करता है सेंट्रल कंट्रोल, इजी ट्रबल शूट होता है, आइडियल होता है मीडियम साइज नेटवर्क के लिए। जबकि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, फॉर्म्स अ
क्लोज लूप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस, फॉल्ट टॉलरेंस को भी ये प्रोवाइड करता है और सुटेबल फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद एक होता है मैश टोपोलॉजी। ईच डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर डिवाइस, ऑफर अ रोबस्ट एंड रिडंडेंसी बट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट। अब मैश टोपोलॉजी हर तरफ से अच्छा होता है, रिडंडेंसी आपको प्रोवाइड करता है और इसी तरीके से रोबस्ट और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजीज कंबाइन एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट टोपोलॉजीज टू लेवरेज देयर स्ट्रेंथ व्हाइल मिटिगेटिंग देयर वीकनेस, ऑफरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल एंड रिलायंस। यानी वही बात है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि सबका अच्छा ही ले लो और बुराई को, जो भी मतलब डिसएडवांटेज है, उसको मिटिगेट करने का, खत्म करने की कोशिश करो। अब कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टोपोलॉजी। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। वेरियस factors such as scalability, fault tolerance and if cost effectiveness and performance such must be considered when evaluating topologies। यानी अब हम लोग एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो टोपोलॉजीज है यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जाहिर सी बात है, स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल, इजी ट्रबल शूट। जबकि डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एट अ सेंट्रल हब। जाहिर सी बात है, सेंट्रल हब फेलियर हुआ, सब कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। मैश टोपोलॉजी क्या है? एडवांटेज हाई फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि हर मशीन हर दूसरे मशीन से कनेक्ट है, तो रिपीटेडली आप जो है ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, डिसएडवांटेज में और एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट है। इसके बाद बस टोपोलॉजी। ये इसका एडवांटेज क्या है? सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। रिंग टोपोलॉजी में क्या है? बैलेंस परफॉर्मेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस डिग्रेशन इफ वन डिवाइस फेल। अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी दो को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी क्या करता है? एक साथ एक से ज्यादा, यानी एक मल्टीपल से दो से कनेक्ट होता है एक बार में। बाय कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव analysis of the topology, network designers can make informed decision to design reliance efficient and cost effective network infrastructure that meet the specific requirement। जाहिर सी बात है, जब आपको ये सब पता रहेगा तभी तो आप एक अच्छा नेटवर्क डिजाइन कर पाएंगे ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजीज इन रियल वर्ल्ड नेटवर्क। रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी कैसे होता है वो समझिए। नेटवर्क टोपोलॉजीज फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड नेटवर्क डिजाइन इन इम्प्लीमेंटिंग अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। डिफरेंट टोपोलॉजीज आर चूजन बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड कॉन्स्ट्रेंट। आइए समझते हैं। स्टार टोपोलॉजी कॉमनली सीज इन होम नेटवर्क एंड स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, फेवर्ड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो आमतौर पे जो स्टार टोपोलॉजी है उसको घर वाले नेटवर्क में यानी होम नेटवर्क में देखा जाता है, स्मॉल मिड साइज बिजनेस में देखा जाता है, जो कि सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है। बस टोपोलॉजी क्या होता है? कॉमनली एम्प्लॉयड इन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में मोस्टली देखा जाता है, सच एज ईथरनेट नेटवर्क, जैसे कि आपका है, मेरा भी होगा, मेरा भी है और आपका भी होगा। एफिशिएंट फॉर स्मॉल स्केलेबल डिप्लॉयमेंट एंड इजी एक्सटेंड। ठीक है, इसके बाद एक मैश टोपोलॉजी होता है। मैश टोपोलॉजी एप्लीकेशन कहाँ होता है? वाइडली यूज्ड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन रिमेन्स इंटैक्ट इवन इन द इवेंट ऑफ नोड फेलियर। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ होता है? प्रिवेलेंटिंग इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैंस में होता है एंड टोकन रिंग नेटवर्क में होता है। इस तरीके से ऑफर बैलेंस परफॉर्मेंस एंड डेटा पैकेट सर्कलिंग अराउंड द रिंग। ठीक है, तो ये इसका यहाँ होता है। द डाइवर्स एप्लीकेशन ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज अंडरस्कोर देयर इंपॉर्टेंस एंड डिजाइनिंग रिलायंस एफिशिएंसी एंड स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द एवोल्यूशन नीडेड ऑफ द मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरीके से टोपोलॉजीज बनता है, टोपोलॉजीज क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एनालिसिस और रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा टोपोलॉजी। कंक्लूजन, द OSI रेफरेंस मॉडल विद इट्स 7th distinct layer plays a pivot role in the standardization of organizing of network communication, ensuring that a different system can interoperate seamlessly. By breaking down the complex process of data transmission into manageable and specific function, the OSI model simplifies the design, implementation and troubleshooting of the network. ये सब चीज हम लोगों ने in detail यहाँ से पढ़ा था, right? Each layer forms the physical to application. हर layer जो है वो form करता है physical से application layer, contribute the robust framework that underpin reliable and efficient communication. इससे एक robust framework बनता है जो कि reliable और efficient communication को establish करता है। This modular approach not only promotes interoperability across diverse hardware and software, but also enhances scalability and flexibility, allow networking to adapt to evolve technologies demands। यानी ये modular approach सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अलग अलग आपस में जोड़ता है और enhance करता है स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को, बल्कि नेटवर्क अडॉप्ट यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का डिमांड बढ़ता है और वो इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो नेटवर्क उसको अडॉप्ट भी करता है।
करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क कंपोनेंट का। इट्स इंटीग्रल टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस डिफाइंड बाय ओएसआई मॉडल। और ये इंटीग्रल होता है परफॉर्मेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस डिफाइंड बाय, जो कि बताया गया है ओएसआई मॉडल के द्वारा। Different topologies such as star, mesh, and ring offer a various benefit and challenges in terms of scalability, fault tolerance, and complexity. Understanding the strategical implementing of OSI model in conjunction with appropriate network topologies is essential for designing and managing network that are robust, efficient, and capable of meeting modern application demand. अब यहाँ पर कुछ यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी है। Of course, what is OSI रेफरेंस मॉडल? अब आपको तो पता ही होगा कि इतना सारा हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल से रिलेटेड देखा। यहाँ पर आप इसको पूरा बोल सकते हैं डिटेल में कि OSI मॉडल क्या होता है, स्टैंडर्डाइज है, साथ इसमें लेयर है, यानी इसके ऊपर आप पूरा ऐसे ही लिख देंगे अब, क्योंकि इतना डिटेल में डिस्कस किया। What is the primary function of a physical layer इन OSI मॉडल? ऑफ कोर्स अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी क्या करता है, वही बिट स्ट्रीम कनेक्शन वायर, वही वाला चीज है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए वही चीज। अगर आप इसका आंसर देखेंगे, द फिजिकल लेयर इज द लोअर लेयर, लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइस। इट डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम सच एज केबल्स, रेडियो वेव्स, ऑप्टिक फाइबर। आपका भी ऑप्टिक फाइबर लगा होगा। फंक्शन इंक्लूड डिफाइनिंग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एंड केबल्स, कनेक्टर्स एंड सिग्नल टाइप्स as well as establishing the terminating physical signals connection। ठीक हो गया। How does the data link layer contribute to network communication? data link layer किस तरीके से contribute करता है? तो अभी डिटेल में नहीं, बट जो data link का ओवरव्यू हमने पढ़ा था ना, वही सब यहाँ पर है। क्या है? data link layer second layer of the OSI model ensure reliable data transfer between two directly connected node। It's manage error detection, correction, control flow यानी flow control and frame synchronization। This layer divide into two sub layer, media access control हमने ऑलरेडी देखा था, and logical link control layer जो कि मैनेज करता है फ्रेम वगैरह को। इतना ही काफी रहता है। ठीक है, what role does network layer plays in data transmission? डेटा ट्रांसमिशन में नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है। पहली बात तो OSI मॉडल का रिस्पॉन्सिबल फॉर, बल्कि आप इसको बढ़ाने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है, इसके ऊपर ये है, इसके नीचे ये है, और ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आप आएंगे इसमें कि ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा राउटिंग में, फॉरवर्डिंग में, एड्रेसिंग में, पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, इट डिमांड्स बेस्ट पाथ ढूंढने में कि कहाँ से ट्रैवल यानी डेटा ट्रैवल होगा और किस तरीके से ये मल्टीपल डेस्टिनेशन में या मल्टीपल डेटा ट्रांसफर होता है, मल्टीपल टाइप में डेटा ट्रांसफर होता है डेस्टिनेशन और सोर्स में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजिली बढ़ा के लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर? अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर? TCP, UDP ये सब आप दे सकते हैं इजिली। हाउ डज द सेशन लेयर मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन? यानी एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर में जो इंटरेक्शन होता है, नॉट एप्लीकेशन लेयर। हाउ डज सेशन लेयर मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर? यानी एप्लीकेशन लेयर में, नॉट एप्लीकेशन लेयर, बिटवीन एप्लीकेशंस, क्योंकि सेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन के दरमियान टर्मिनेट और वो करता है ना, जबकि फिजिकल लेयर फिजिकल में करता है। तो यहाँ पर है हाउ डज द सेशन लेयर मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी दो अलग अलग एप्लीकेशन वो किस तरीके से मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं इजिली मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है, दो कम्युनिकेशन डिवाइस को हैंडल करता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, टीयर डाउन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन, इंश्योर द डेटा स्ट्रीम आर प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज, मैनेज द लेयर, सपोर्ट डायलॉग कंट्रोल एंड व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड प्रिवेंट मैकेनिज्म फॉर सेशन चेक पॉइंट एंड रिकवरी। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट फंक्शन डज प्रेजेंटेशन लेयर, ये भी आप बोल सकते हैं। व्हाट डज द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन लेयर इन द OSI मॉडल? ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूजर इंटरैक्ट इसी से करता है। ठीक है, हाउ डू डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज इंपैक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी? ये भी आपको मालूम है। मैश टोपोलॉजी किस तरीके से इंपैक्ट करेगा? कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ा देगा और वगैरह चीज बढ़ा देगा, जबकि बस टोपोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और किसी किसी के लिए, अगर लार्ज नेटवर्क है तो छोटा के लिए वही सही है। व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग द OSI मॉडल एंड नेटवर्क टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क डिजाइन? ये भी आप बोल सकते हैं भाई क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेटिंग दिस कॉन्सेप्ट नेटवर्क प्रोफेशनल कैन डिजाइन a robust, efficient and adaptable network that support wide range of application and service। So यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं अपना सक्सेसफुली पूरा का पूरा OSI मॉडल का रेफरेंस नेटवर्क सर्विसेज, यानी हम लोग क्या क्या कवर करते हैं बेसिकली एक पूरा का पूरा OSI का फ्रेमवर्क, कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू OSI का फ्रेमवर्क हम लोग कवर करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज को इन डिटेल कवर करते हैं और रिसोर्स शेयरिंग को। यहाँ पर हमने क्या देखा? नेटवर्क रिसोर्स को ही तो या नेटवर्क सर्विस को ही तो इन डिटेल हमने समझा ना, एक एक करके हमने पढ़ा। ठीक है, यही सब। अब आएंगे इस सवाल की तरफ, क्या हम लोग इसका जवाब दे पाते हैं?
इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स सिस्टम थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क फ्रेमवर्क। तो अब ऑफ कोर्स आप समझ गए कि भाई इंश्योर करना है अगर इंटरऑपरेबिलिटी यानी कम्युनिकेशन को अक्रॉस डाइवर्स सिस्टम थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क व्हिच इज आईएसओ मॉडल, सॉरी ओएसआई मॉडल। क्या है आईएसओ की ओएसआई है, ओएसआई मॉडल, ठीक है। इस तरीके से फैसिलिटेट मॉड्यूलर इंजीनियरिंग एंड ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग वियर डिस्टिंक्ट फंक्शनल लेयर। ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि भाई ओएसआई मॉडल ही है जिसको यानी स्टैंडर्डाइज करता है, जिसके मदद से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ऑप्टिमाइज्ड एंड रेगुलर डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस विद इन नेटवर्क सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कौन सा लेयर है जो ये काम करता है, ये भी आपको पता चल गया। डिफाइंड स्पेसिफिक सर्विस एट ईच OSI layer to ensure clear responsibility and efficient data handling। ये भी आपको पता है कि लोअर लेयर क्या काम करता है, अपर लेयर क्या काम करता है और ईच लेयर क्या काम करता है, ठीक है। प्रमोट कंपैटिबिलिटी बिटवीन वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, आपको पता है ये भी कौन सा लेयर संभालता है। इसी तरीके से एनालाइज हाउ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तो आप इसको पढ़ने से पहले भी दे रहे थे, बट इसको पढ़ने के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली टोपोलॉजीज का किस तरीके से टोपोलॉजीज इस्तेमाल होगा और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इनेबल नेटवर्क स्केलेबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रक्चर डिजाइन प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि डिजाइन प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर डिजाइन प्रिंसिपल जो आपको ओएसआई मॉडल देता है, उसके मदद से जब आप नेटवर्क को डिजाइन करते हैं तो वहां पर जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उससे क्या होता है कि नेटवर्क जो है वो स्केलेबल होगा और अडेप्टेबल होगा। इनहेंस नेटवर्क रीडेबिलिटी, नॉट रीडेबिलिटी, इट्स एन इनहेंस नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट टोपोलॉजीज एंड मेंटेनिंग रोबस्ट आईएसओ लेयर फंक्शंस। ये भी आपको समझ में आ गया। तो द पॉइंट इज कि अगर अब आईएसओ मॉडल से रिलेटेड या नेटवर्क सर्विस से रिलेटेड या टोपोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी एक लेयर से रिलेटेड आपसे कोई कुछ पूछे तो आप एटलीस्ट ये तो नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये नहीं कहेंगे आप। और अभी के लिए इतना ही जरूरी है, याद रखिए रट्टा मारने वाला काम नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग का भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक दिन में आप पूरा का पूरा नेटवर्किंग समझ जाएंगे, नहीं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है ना कि आप देखिए टोपोलॉजी वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ चुके थे, बहुत सारा चीज हम लोग कल टच किए हुए थे, वो चीज यहाँ पर रिपीट हुआ। सेम एज ओएसआई का रेफरेंस हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ चुके थे, बट आज वो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ। उसका रीजन ये है कि बार बार जब कनेक्ट होगा ना एक दूसरे से तो आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगा। सो आज हमने सक्सेसफुली क्या कंप्लीट किया, कंप्लीट रेफरेंस ओएसआई मॉडल का नेटवर्क सर्विसेज को। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, तो अब नेक्स्ट हम लोग एक एक लेयर को इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे एंड द मोमेंट हम लोग 7th लेयर पढ़ लेंगे हमारा कंप्लीट नेटवर्किंग का टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो अब आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो ओएसआई का लेयर्स है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट क्रैश कोर्स था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, इसको समझने के लिए, क्योंकि वो बेस था। और ये आप बोल सकते हैं एक ओएसआई मॉडल का डिटेल्ड ओवरव्यू के ऊपर क्रैश कोर्स था। अब जो नेक्स्ट क्रैश कोर्स आएगा वो हर एक लेयर के ऊपर एक एक क्रैश कोर्स आएगा। हालांकि मैं कोशिश तो करूंगा कि हर एक लेयर पे एक एक क्रैश कोर्स आ जाए, लेकिन कुछ लेयर्स में जो डिस्कशन है, जो टॉपिक्स है वो बहुत डाइवर्स और बहुत बड़े है, तो वहां पर मे बी 2 पार्ट में क्रैश कोर्स बनाना पड़ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन। बट अब फाइनली आप ये 2 क्रैश कोर्स जब आप देख लेते हैं उसके बाद आप सक्सेसफुली रेडी और प्रिपेयर होते हैं कि आप फर्स्ट जो है ओएसआई मॉडल का लेयर, फिजिकल लेयर, वो पढ़ना शुरू करें। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम फिजिकल लेयर पढ़ते हैं, ये दोनों प्रीरिक्विजिट्स को छोड़ के, ये 4 घंटे के वीडियो में हम बता चुके, उसको छोड़ के जब आप डायरेक्ट फर्स्ट लेयर पे जाते हैं ना, बहुत सारा चीज आपको समझ में नहीं आता। वहां पर आएगा लोअर बिट स्ट्रीम, आपके ऊपर से बाउंसर मारेगा, यार लोअर बिट स्ट्रीम क्या होता है, आपको बताया जाएगा कैरेक्टर्स इनकोडिंग्स, आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, आपको ये जरूर समझ में आएगा कि भाई कैरेक्टर इनकोड कर रहा है, लेकिन अगर कोई बोलेगा भाई एग्जांपल देके समझाओ, आप नहीं समझा पाएंगे, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैरेक्टर्स इनकोड कर रहा है। ऊपर से अगर कोई पूछ ले क्यों करेगा तो भी आपको नहीं बता पाएंगे। आप बोले भाई करता है, बस ऐसे ही काम करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसे ही काम करता है, इसके पीछे रीजंस होता है, क्योंकि कंप्यूटर वो नहीं समझता जो डेटा हम लोग समझते हैं, इसलिए वो इनकोड करता है। और फिर डिकोड क्यों करता है, इसका जवाब बहुत को नहीं दे पाएगा, क्योंकि दूसरे तरफ जब डिकोड नहीं करेगा तो मुझे क्या इनकोड वाला दिखाएगा, ऐसे 0 1 दिखाएगा नहीं ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क बना लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो क्रैश कोर्स आएंगे वो बहुत डिटेल होंगे और एक एक लेयर को मैं आपको मास्टर करवा दूंगा। नेटवर्किंग में आप बन जाएंगे मास्टर।